वॉइस ऑडिबल है ना? हाँ सर, ऑडिबल। ठीक। देखो, लास्ट क्लास में देखे थे सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एनविसाज रोल ऑफ जुडिशरी, कैसे उसको इमेजिन किया गया था, कैसे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के कंटेक्स्ट में देख लिए थे कि क्या स्कोप है इंडिया और यूएसए के बीच में, कॉन्ट्रास्ट किए थे कि स्कोप का बात आता है तो यूएसए के साथ कंपेयर किया जाता है। आज देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर जुडिशियल ओवर देखेंगे, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फिर कोलिजियम सिस्टम, उसके बाद जुडिशियल बैकलॉग, पेंडिंग जो चल रहा है इतने सारे केसेस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, फिर देखेंगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। हाँ, फिर लास्ट में ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, मैंने कैसे ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल को लेकर जस्ट जुडिशरी और इसका चल रहा है वन टू वन सेंट्रल गवर्नमेंट का। पूछोगे इम्पोर्टेंस कितना है, तो मैं यही बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट बहुत है। और ऐसा क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट इस लेवल का है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, वो पूछ देगा तुम पढ़े हो प्रीलिम्स के लिए जुडिशरी, लेकिन तुम अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए अगर तुम सिर्फ खाली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़े हो। तुम्हारे पास कीवर्ड नहीं है। तुम्हारे पास एनालिटिकल लेवल पे पता नहीं है कि हाँ अच्छा ही क्या है खराब क्या, एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर एग्जाम हॉल में उसके लिए बहुत ज़्यादा तुमको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उसके पॉइंट जनरेट करने के लिए एग्जाम हॉल में। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल इन द सेंस कि जुडिशरी का जजमेंट्स वगैरह कुछ फैक्चुअल फैक्चुअल चीज है सब जो मेमोराइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। जुडिशियल एक्टिविज्म कल देखे थे कि फिलोसॉफी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ होता है लीगल, फिलोसॉफी ऑफ लॉ विच इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन जुडिशरी जब जब अपना बोलते हैं ना औकात से बाहर जाके कुछ करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिविज्म। ठीक, अपने अपने औकात से बाहर जाके इसके डोमेन में जाके काम करने लगता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। लिख के आना, बहुत अच्छा इंट्रो है, लिख के आना इसको। क्यों क्यों करता है ऐसा कि कुछ ऐसा अनफोर्सन कंडीशन क्रिएट हो जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को ओवर पावर करने, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, मैंने जो स्टेट के ऊपर अपना ये दिखाने लगा, हेजेमनी दिखाने लगता है कि देख मैं ही हूँ सब कुछ और बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनना शुरू करता है किस केस में, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी कंडीशन में, ड्यू टू इरोजन ऑफ द लेजिटिमेसी, और सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रहा है, जुडिशरी बैठ के देख रहा है कि ये यहाँ पे जिस हिसाब से एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले कर रहा है सही नहीं है, उस कंडीशन में आता है जुडिशरी मसीहा बन के। हंग असेंबली, कोई गवर्नमेंट ही नहीं बना पा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ हंग असेंबली का, सुने होगे कभी एग्जांपल में, हंग असेंबली। मैं ऐसे तो फेमस इंस्टेंस है जब अटल बिहारी वाजपेयी नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए थे हाउस में। ठीक है, उसके बाद सर, महाराष्ट्र में जो एक हुआ था केस। वो हंग असेंबली का नहीं था वो, अभी रिसेंटली बता रहे हो ना 2020 में, जो हाँ सिंधे हाँ। वो हंग असेंबली का केस नहीं था, वो था स्प्लिट का केस। स्प्लिट हुआ था उसमें, शिवसेना से ब्रेक, शिवसेना टू थर्ड ब्रेक करके चले गया था पार्टी बनाने बीजेपी के साथ। हंग असेंबली का केस नहीं था। हंग असेंबली का केस की मतलब मौका मिला और कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाया। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को एक मौका मिला तो कुछ दिन के लिए सरकार बनाए थे, कुछ मैंने 15-20 दिन के लिए, उसके बाद उनको फिर से बोला गया कि प्रूफ करो हाउस में, तो प्रूफ नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, एक वोट से हारे थे शायद, तो एक वोट से हारे थे, तो उस केस में क्या हो गया कि हंग असेंबली होगी, कोई गवर्नमेंट ही नहीं बना पा रहा है, डिस्पाइट की कोलिशन सबको बोला गया कि तुम लोग मिल के भी आओ बता दो कि तुम लोग हो। तो उस कंडीशन में हंग असेंबली होता है। कोलिशन पॉलिटिक्स क्यों चाहिए? अब कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, हर पार्टी अपना अपना इंटरेस्ट देखते रहता है, तो नेशनल इंटरेस्ट उसमें क्या होता है, हाइड हो जाता है, छिप जाता है। तो उसकी वजह से जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है कि अगर हर पार्टी अपना अपना स्वार्थ देखेगा सिर्फ, तो दिक्कत क्या होगी, लोग इसकी वजह से जनता को दिक्कत हो सकता है। तो उस केस में भी जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम, अब कोई लॉ ही नहीं बन रहा है हाउस के अंदर। ठीक है, लॉ मेकर का काम क्या था, लॉ बनाना, और वो बैठ के लॉ ही नहीं बना रहे हैं कुछ।
हर चीज ऑर्डिनेंस के थ्रू से चाह रहे हैं करना। ठीक है। या फिर लेजिस्लेटिव वैक्यूम ऐसे भी समझ लो कि हाउस डिसरप्शन हो रहा है, पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रहा है, ढंग का कुछ भी बिल एक्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में जुडिशरी एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेगा। जुडिशियल एंथुसियाज्म, जुडिशरी अपने आप को कुछ ज्यादा ही सामाजिक मसीहा समझने लगा है, कुछ ऐसा चाहता है कि रिवॉल्यूशन कर दूं खुद से, तो उस केस में भी एक्टिविज्म दिखाने लगता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि इंक्रीजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है, प्लस ह्यूमन राइट का जो कॉन्शियसनेस था आफ्टर ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है लोगों में, तो उस केस में भी ये चीज डिमांड कर रहा है जुडिशरी, लोग डिमांड कर रहे हैं जुडिशरी से कि तुमको अपना एक्टिव पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर वैसे ही सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, जितने भी सिविल सोसाइटी एनजीओ वगैरह जो भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, लोगों को हाईलाइट बता भी रहे हैं कि देखो दिक्कत क्या है। जैसे एडीआर हो गया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये इलेक्शन रिफॉर्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया का, बहुत पुराना सिविल सोसाइटी है और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है ये। अगर बात आता है कि कोई सिविल सोसाइटी का नाम लिखने के लिए जो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, तो एडीआर मस्त है, क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत बड़ा बड़ा रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म में जो इलेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। ये बहुत बड़ा बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म करवाया है ये। इसका रिसेंट पास्ट का जो है अचीवमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो नलीफाई करवाया था, यही था, एडीआर ही था। तो इन सब ये लोग क्या करते हैं, पीआईएल डाल देंगे सिंपल, और उसके बाद जुडिशरी को एक्टिव होना ही पड़ेगा। ठीक है। तुम जाके पीआईएल डालते, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा बात नहीं सुनता, लेकिन जो कि ये सिविल सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास अपने रिसोर्सेस हैं, तो इनका इनका बात सुनने के लिए प्रेशर फील करता है जुडिशरी, और ले लेता है केसेस को, उसका एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कैसे जस्टिस देना है। ठीक है। तो डेफिनेशन देखें कि अपना सर ऑर्बिट से बाहर। हाँ। सर कोalition पॉलिटिक्स और कोalition गवर्नमेंट में क्या अंतर है? मैंने कोलिशन पॉलिटिक्स हो के ही कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है। जैसे कि नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जेडीयू के, जी। तुम्हारा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, टीडीपी के, फिर सेंटर में बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अब इन तीनों के बीच में कोलिशन पॉलिटिक्स हुआ कि हम अगर सरकार मैंने इलेक्शन के बाद जिसका जो भी सीट रहेगा, जितना नंबर ऑफ भी सीट रहेगा, उसके बाद पॉसिबिलिटीज है इन तीनों का, ये लोग साथ में आएंगे। साथ में आ गए तो क्या बनाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। कोलिशन पॉलिटिक्स और कोलिशन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स मतलब कि तीनों मिलकर डिसाइड किए कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, और इसमें होता है कॉम्बिनेशन। नीतीश कुमार पहले किस में था, तुम्हारा इंडिया इंडिया अलायंस में था, कांग्रेस के साथ था। इसको इनके साथ कोलिशन पॉलिटिक्स समझ नहीं आया नीतीश कुमार को, तो इलेक्शन से 4 महीना, 4 महीना 3 महीना पहले जंप कर गया एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। तो ये सब कोलिशन पॉलिटिक्स ही था कि पहला जो था महागठबंधन, अभी न्यूज में हेडलाइन सुन रहे होगे 1-2 दिन से, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया तो महागठबंधन, तो महागठबंधन इज ए काइंड ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, जहाँ पे सब कोई मिल के पहले से डिसाइड कर दे रहे इलेक्शन से पहले कि अगर सीट जीते तो सरकार हम मिल के बनाएंगे। ठीक है। और जब बन जाता है सरकार तो उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। जिस तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है जुडिशरी। ठीक है। अच्छा अच्छा पॉइंट अगर 3-4 भी लिखना हो तो ये लिखना, फिर से ये लिखना, फिर से ये लिखना, ये लिखना, ये सब अच्छा अच्छा पॉइंट है इनमें से। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, लेकिन अगर अच्छा पॉइंट लिखना है, 3 ही 4 लिखना है, तो ये ये चारों अच्छा पॉइंट है ये। अब कोर्ट, कोर्ट कैसे लेजिस्लेटिव अपना अवतार में है। अवतार मतलब क्या, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है अवतार का? अवतार तो वैसे इंग्लिश वर्ड भी अवतार ही है। अवतार को इनकारनेशन। इनकारनेशन। इनकारनेशन, हाँ इनकारनेशन तो है। ऐसे अवतार इंग्लिश में भी शायद यूज किया जाता है अवतार। चैट जीपीटी, सॉरी, व्हाट्सएप वगैरह में अवतार का कुछ ऐसा आया था ना फीचर्स 1-2 साल पहले। ठीक है। इनोवेशन। नहीं, इनोवेशन तो क्रिएटिव में ये हो गया ना, दूसरा कुछ हो गया। अवतार मतलब वही रूप, दूसरा रूप, जैसे विष्णु भगवान के 10 रूप है, 10 अवतार। ठीक इसको है। सर इनकारनेशन कहते हैं। हाँ इनकारनेशन, वो प्रॉपर इनकारनेशन ही होगा कि इनकारनेट किए अपना, पिछला रूप कुछ और था और इस रूप में कुछ और इनकारनेट होके आया है। ठीक है। तो कोर्ट अपना लेजिस्लेटिव अवतार में आ जाता है कभी कभी। किस केस में आता है, इनोवेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वेयर बाय कोर्ट वर्चुअली एज्यूम्ड वीटो पावर ऑन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ये ला के जुडिशरी क्या किया, सारा पावर जो था वर्चुअली अपने पास ले लिया, तो कुछ भी तुम अमेंड करोगे अब कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे पास पावर है, इस हवाले से पावर है कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर बोल के उसको अमेंड कर सकता हूँ मैं। समझ गया। ये हो गया पहला फीचर्स जिसमें जुडिशरी जो है अपना
लेजिस्लेटिव अवतार में है। एक केस था लक्ष्मी पांडे केस 1984 का। कोर्ट डायरेक्ट किया था फॉर अनरेगुलेटेड एरियाज लाइक इंटर कंट्री एडॉप्शन, कि एक मैंने जैसे इंडिया में ना एडॉप्टेशन, जो बच्चे को अडॉप्ट करने का जो फी ये था, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी दिख रहा था। तो उसके ऊपर कोर्ट कोर्ट वगैरह, सॉरी पार्लियामेंट, कुछ भी लॉ प्रॉपर नहीं बना के बैठा था। तो सुप्रीम कोर्ट को 1984 में लगा कि ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है एडॉप्टेशन ये का, बच्चे को अडॉप्ट करने वाला जो चीज है, फॉरेनर आके अडॉप्ट करके पैसे देके खरीद ले जा रहे थे। तो उस केस में, लक्ष्मी पांडे केस में, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डायरेक्ट किया था कि कैसे इसका एडॉप्ट, इंडिया में एडॉप्ट कैसा करना है, क्या रहेगा फीचर्स, क्या रहेगा प्रोविजन। उसे जुडिशरी को मजबूरन खुद से ये करना पड़ा था किसका डोमेन, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का। किया कौन, केस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये फीचर्स क्या बता रहा है कि काम है लेजिस्लेचर का, कर कौन रहा है, जुडिशियरी। तो तुम यहाँ से एग्जांपल उठा के सेपरेशन ऑफ पावर में भी लिख सकते हो, जो हम पढ़े थे क्लास 3 में, चैप्टर 3 में। ठीक है। यहाँ से एग्जांपल उठा, क्योंकि देखो बात क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर अपना जो है वो वाटर टाइट नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम देखा गया है कि जंप कर जाता है जुडिशरी अपना उसके डोमेन में। वैसे इधर लेजिस्लेचर भी जंप कर जाता है कभी कभार जुडिशरी के डोमेन में। वैसे विशाखा गाइडलाइन बहुत सुने होंगे तुम, विशाखा केस 1987 का है। गाइडलाइन दे दिए थे कि सेक्सुअल हेरेसमेंट जब होगा किसी वर्क प्लेस पे, और वहां पे कोई भी रूल डिफाइन नहीं कि क्या करना है, तो उस केस में तुम सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को फॉलो करोगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन है इसको पास नहीं है पता कि क्या करना है उस कंडीशन में, बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2013 में लॉ लाया, पोस्ट एक्ट। ठीक है, पोस्ट एक्ट। ये न्यूज में था अभी, वो जो तुम्हारा इसकी वजह से, क्या नाम है, एक, बालेश्वर बालेश्वर हाँ की। हाँ हाँ, बालेश्वर, कोई कॉलेज में वहां पे लड़की ये की थी, तो उस समय हेडलाइन बन रहा था बहुत ज्यादा। तो देखो ये पोस्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। मैं, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा लगते हैं कि एग्जाम में आएंगे, जैसे कि पॉक्सो। ठीक, पॉस्को की पॉक्सो, पॉस्को है कि पॉक्सो है। ठीक है, वो चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल हेरासमेंट होता है, तो उस केस में। फिर आरटीआई, ये सब ऐसे एक्ट है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, कभी भी आ जाएगा, मतलब एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा। ठीक, तो ये सब एक्ट हैं ऐसे जिनके बारे में तुमको पता होना चाहिए पूरा डिटेल में। एक और एक्ट अभी बता रहा हूँ जिसको तुम करके जाना मेंस के लिए, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, करके जाना, मैं बता दिया हूँ अभी, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस पे क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम थोड़ा वहां जाके ये मत सोचना कि क्वेश्चन इस बाकियों के लिए टफ होगा। नहीं होगा ये टफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में सीन में है ये। ठीक है, 2 साल बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन, रूल्स वगैरह बनाना फ्रेम शुरू किया है कल से, कल या परसों से स्टार्ट किया है इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाना इसके ऊपर। एक्ट आ गया था 2023 में, 2017-18 से चल रहा था इसके ऊपर कमेटी, इसके ऊपर टीएन कृष्णा कमेटी, कौन एक तो कमेटी था वो उसके ऊपर बनाना शुरू किया था। एक बार गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट किया, फिर एक और कमेटी बना, फिर उसको एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके 2023 में इसको एक्ट लाया। प्रेसिडेंट उसको असेंट भी दे दिया, लेकिन रूल्स नहीं बना था 2 साल से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं चला था। ठीक है, तो रूल्स अभी कल परसों से रूल्स फ्रेम ड्राफ्ट रूल बनाया है, तो इंडियन एक्सप्रेस कवर किया है डिटेल में। ठीक है, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस साल ये एक्ट बना था ना, उसी साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में, 2023 में ही या 24 में ही यूपीएससी एक्ट से ही पूछ लिया था क्वेश्चन। तो पढ़ के ऐसा मालूम चल जाता है कि कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये सोच के कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर उसको करेगा ही करेगा। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज बहुत जरूरी होता है, वो चीज करके जाना। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट देख लेना, उसका क्या है फीचर्स थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर वो कहीं ओवरलैप करेगा मेरे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन जिन टॉपिक्स को, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, मेरे को जैसा लग रहा है कि जीएस 3 में शायद इंटरनल सिक्योरिटी में जो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टॉपिक है, वहां पे शायद पढ़ा जा सकता है उसको। ठीक है, तो देखेंगे उस समय, अदरवाइज तुम उसके बारे में फीचर्स देख लेना, इंडियन एक्सप्रेस कल ही कवर किया है या परसों कवर किया है। नहीं तो तुम ऐसे सिंपली क्या करना, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लिखना, और साइड में यूपीएससी लिख के गूगल में सर्च मारना, दृष्टि का या विजन आईएएस का आ जाएगा, उसमें से तुम पॉइंट जॉट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। कह रहा हूँ आएगा। ठीक है, जब 350 ए, 35 ए, जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वाला ये हुआ था, तो उस समय जनवरी में हुआ है, और ओपीएससी तुम्हारा उसी साल दिसंबर में या कब तुम्हारा मेंस हुआ था, जब जब स्पेशल स्टेटस जुडिशरी उसको ये किया था, वैलिडेट किया था कि सही किया है रिवोक करके, कोई इसमें गलत नहीं है, तो उसी समय तुम्हारा ओपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो वैसा होता है कि करंट अफेयर जो भी 3 महीने में जो भी न्यूज में रहेगा ना, वो तुम्हारे काम का है।
तुम्हारे काम का है उसको एटलीस्ट नहीं, नोट्स नहीं भी बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन 4 पॉइंट अच्छा लिख लो कि हाँ इस पे आएगा तो ये 4 पॉइंट। कीवर्ड डाटा फिडुसरी क्या होता है, एक अथॉरिटी बनाया गया है, वो अथॉरिटी का नाम क्या है, वैसे करके लिख लो 4 पॉइंट, ताकि एटलीस्ट एग्जाम हॉल में अनकंफर्टेबल फील नहीं करो। देख लिए कैसे अपना लेजिस्लेटिव अवतार में है, कैसे लेजिस्लेटिव अवतार में है। मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया, वर्चुअली एज्यूम द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे, ठीक है, ये ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला रोल प्ले कर दिया, वैसे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यू प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूस करके रोल प्ले करने लगा। ये सारे फीचर्स क्या बता रहे थे कि कैसे एक जुडिशरी अपने आप को लॉ मेकर की तरह देख रहा है, लॉ मेकर। ठीक। अब कोर्ट इन इट्स एग्जीक्यूटिव अवतार, कैसे वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह बिहेव कर रहा है। विनीत नारायण केस था, यूज कंटिन्यूअस मेंडमस, कंटिन्यूइंग मेंडमस। ये क्या था, इस कंटिन्यूइंग मेंडमस क्या होता है लिख दिया हूँ साइड में। कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एजेंसी है या फिर इसका जो भी ऑपरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जुडिशरी उस पर नजर बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक बॉडी है। अब इसका ये काम किसका है, इसका पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम है। जुडिशरी का काम क्या है, मैंने जस्टिस लॉ वगैरह पे लीगल चीज पे डील करना है। लेकिन अभी दिल्ली में कर क्या रहा है जुडिशरी, इसके ऊपर ध्यान दिए हुए है कि ये कर क्या रहा है ये। ठीक है, ये काम किसका था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, एग्जीक्यूटिव का काम था कि कैसे ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सीपीसी भी काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। लेकिन जुडिशरी जुडिशरी क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अवतार करके अब पोल्यूशन कंट्रोल करने निकला है। ठीक है, तो ये सब क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये, कि कैसे एग्जीक्यूटिव का काम रोल प्ले कर रहा है जुडिशरी। विनीत नारायण केस में ये कंटिन्यूइंग मेंडमस को यूज किया और बोला डिक्टेटेड द टर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी, कि सीबीआई को कैसे बिहेव करना है, ये सब उस समय डिक्टेट किया था। जबकि सीबीआई को कौन डिक्टेट करेगा, रूलिंग गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग डिक्टेट कर देंगे क्या करना है तुमको, कौन किस पे केस करना है, क्या करना है वो सब। लेकिन इसको यूज करके वो सीबीआई को गाइड करना शुरू कर दिया था, बोला था कि मेरा पूरा पूरा नजर है तुम पे, ठीक से काम करो बोल के। कोर्ट ऑल्सो यूज डिवाइस ऑफ कंटिन्यूइंग मेंडमस इन एनवायरमेंट केस, एनवायरमेंट केस था, उसमें भी कंटिन्यूइंग मेंडमस जैसे बताया, सीपीसीबी पे नजर रखना, ठीक, एनजीटी पे नजर रखना कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ताज ट्रेपिजियम केस जो है ये एमसी मेहता एक पीआईएल, मैंने रिपीटेडली वो पीआईएल फाइल करते हैं ये। ठीक है, दुनिया भर का जितना भी एनवायरमेंटल केस हुआ है ना, ये एमसी मेहता ही पीआईएल फाइल करते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो ऐसे ताज ट्रेपेजियम की बहुत बार ऐसा बहुत सारा न्यूज ये चीज है जो एमसी मेहता हाईलाइट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सुना है और उसमें पॉजिटिव जजमेंट दिया है एनवायरमेंट को लेके। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर रहा है, ये काम किसका है, नजर बनाए रखा, एग्जीक्यूटिव का। कर कौन रहा है, जुडिशियरी, तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव अवतार में है। शत्रुघ्न चौहान केस 2014, सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज मर्सी पावर विच इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। कुछ कारण से कुछ कारण से सुप्रीम जुडिशरी जो था, सॉरी ये एग्जीक्यूटिव जो था, मर्सी नहीं दे रहा था। ठीक है, क्लीमेंसी भी बोलते हैं इसको, क्लीमेंसी नहीं दे रहा था किसी को, माफी मैंने ये मर्सी पावर जो है एग्जीक्यूटिव का है और वो डिले कर रहा था ये एग्जीक्यूटिव। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट आके क्या बोला कि देखो तुमको मर्सी देना है तो दो, ठीक है, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन किसी को अटका के मत रखो। ठीक है, बहुत मेंटल ट्रॉमा होता है, वेट मत कराओ किसी को। काम किसका था, एग्जीक्यूटिव का। कर कौन रहा है, जुडिशियरी। ठीक, मर्सी पिटिशन जो मर्सी जो आता है उस पर हाँ या ना करना या कुछ भी करना तो एग्जीक्यूटिव का काम है ना, लेकिन जुडिशियरी उस पर एक्टिव हुआ। रेगुलेशन ऑफ दिल्ली स्ट्रे डॉग, अभी रिसेंटली तुम न्यूज में देखे थे। ठीक है, खुद से सुओ मोटो ले लिया, काम किसका था, एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिशन किसके हाथ में है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। जो भी वहाँ का बॉडी होगा, म्युनिसिपल वाला जो भी होगा, स्टेट के ऊपर क्या कंट्रोल करना उसका काम है। कर कौन रहा है, सुप्रीम कोर्ट। कैसे, खुद से। तो ये सब एग्जांपल है, तुमको जब भी आएगा जुडिशियल एक्टिविज्म पे तो सेपरेटली तुम लेजिस्लेटिव अवतार बताना, उसका एग्जीक्यूटिव अवतार बताना, तब जाके तुम्हारा आंसर जस्टिफाइड लगेगा कि हाँ तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके। ठीक है, कैसे एक्टिव रहा बता दिया। अब ओवर रीच क्या है, ओवर रीच जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ अगर ऐसा हो जाए कि जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ और कुछ ऐसा किया है जो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किया क्यों है, तो वो हो जाएगा जुडिशियल ओवर रीच।
ठीक है। एक्शन ऑफ जुडिशरी विच पीपल कंसिडर नॉट डिजायरेबल एंड ट्रीट एज ए एब्जेक्टली ओवरस्टेप्ड, और लगता है लोगों को कि ये अपना औकात से कुछ ज्यादा ही उछल के काम कर दिया है, नहीं करना चाहिए था ये चीज। स्ट्रे डॉग वाले में बहुत लोग को लगा, स्ट्रे डॉग वाले में बहुत लोग को लगा कि ये चीज नहीं करना चाहिए था जुडिशरी को, जुडिशरी का ये चीज नहीं करना चाहिए था, जजमेंट नहीं देना चाहिए था। बहुत लोग को लगा कि नहीं करना चाहिए था। तो यही जो करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, यही चीज बता रहे हैं कि जुडिशियल ओवररीच जो है वो हाईली सब्जेक्टिव है, बहुत एम्बिगुअस मैटर है ये, और कॉन्टेक्चुअल है। क्या बोले हम कि जुडिशियल एक्टिविज्म लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म से, लेकिन जब लोग इस चीज से गुस्सा होने लग जाए कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था जुडिशरी को, ये जो पार्ट है बहुत कंफ्यूजिंग है। अब कौन सा चीज 10 लोगों को लग रहा है कि अच्छा किया, 10 लोगों को लगा कि नहीं अच्छा नहीं किया। जिन लोगों को नहीं लगा वो लोग बोल रहे जुडिशियल ओवररीच, जिनको लगा कि नहीं ये सही किया है डॉग को ये करके, स्ट्रे डॉग को ऊपर रेगुलेशन लगा के सही किया है, तो बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। आप समझ गए। कोर्ट इंटरवेंशन इन द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एग्जाम्पल, इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट में बहुतों को लगता है कि जुडिशरी को इंटरफेयर करना चाहिए, बहुतों को लगता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है इंटरफेयर नहीं करने के लिए, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल। कोर्ट टर्न इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। अब जुडिशियल ओवररीच में क्या होता है कि अपने आप को वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बना लिया है जुडिशरी। इन्वेंटेड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक, खुद से इन्वेंट कर दिया कि जो पॉल्यूट किया है वही पे करेगा। बैन अल्कोहल ऑन हाईवेज, तुम सुने होगे न्यूज में, कभी सुने थे बताओ, कभी यस सुने थे सर। मतलब। हाँ 500 मीटर तक जो, हाँ 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 वही वाला, बहुत पुराना न्यूज है ये, तो चौकसी वाला की। बहुत बहुत पुराना न्यूज है ये, 2015-16 का न्यूज है ये। ठीक है। तो नेशनल नेशनल एंथम केस, जहाँ पे थिएटर में सबको बोल दिया कि तुम जब भी मूवी स्टार्ट हो उससे पहले तुम खड़ा होके नेशनल एंथम गाना, किसका काम था? एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन चलाना है जिनको, थिएटर में कैसा ये करेगा ये नहीं करेगा, कैसा रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, कर कौन रहा है? कोर्ट कर रहा है। ठीक है। कौन से डोमेन में आ रहा है? ओवररीच। और क्या, सुप्रीम कोर्ट एज्यूम्ड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वही डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ, अब देखो ये जो चीज पढ़े ये तो पढ़े हम कि जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, लेकिन यही चीज तो किसी को लग सकता है ना कि ओवररीच है, इसको यहाँ पे ओवररीच में भी पढ़ रहे हैं उसी चीज को। इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो कोलिजियम सिस्टम मैंने मैं बोलूंगा कि इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि जो अगर इंटरनेशनल कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए, जैसे यूएसए में, यूएसए का जो कोलिजियम सिस्टम है, जैसे अपॉइंट करने का, जजेस को अपॉइंट करने का, वो अच्छा है, तो वहां से इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक। तो ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो जब लोगों को लग रहा है कुछ चीज़ की हाँ ये चीज़ अच्छा किया तो एक्टिविज्म में आएगा, ये चीज़ गलत किया तो वो ओवररीच में आएगा। सुप्रीम कोर्ट एज्यूम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसा, तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ले आया, कोलिजियम सिस्टम ले आया। ठीक है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 142, 142 में क्या करता है, कंप्लीट जस्टिस देने के नाम पे कुछ भी तूफानी करते रहता है। कंप्लीट जस्टिस जस्टिस देने के नाम पे कोल ब्लॉक एलोकेशन केस, एक कोल ब्लॉक एलोकेशन केस था। ठीक है। उसमें अपना जिस मैंने जजमेंट देके कंप्लीट बोला कि मैं कंप्लीट जस्टिस करने वाला हूं मैं। कोल ब्लॉक शायद ये था कि, ब्लॉक का स्पेलिंग गलत है, उसमें ये था कि मैंने एलोकेशन जो हुआ था वो बेटर प्राइस पे होना चाहिए था, बोल रहा था कैग। ठीक है। तो एलोकेशन की, अब जैसे देखो आर्टिकल 142 अभी रिसेंटली मैं प्रीलिम्स जब पढ़ा था तो वहां बताया था कि पॉक्सो एक्ट में एक को एक को एक लड़के को बोला कि तुम लड़की से शादी कर लो, जो बच्ची के साथ जिस लड़की को 17 या 17 साल की लड़की को सेक्सुअली हेरेस किया था जून जुलाई में, तो जजमेंट में फोटो अभी तो नहीं रखा हूँ यहाँ पे, लेकिन प्रीलिम्स वाले पीडीएफ में दिया था मैं, वहां पे उसको क्या बोला था, वैसा कुछ लॉ में नहीं है, वैसा कुछ लॉ में नहीं है। लड़का जो था वो था एडल्ट, लड़की जो थी 17 साल की थी। ये सेक्सुअली हेरेस हुई, पोक्सो लग गया उसके ऊपर। फिर जुडिशरी बाद में आके उसको बोला कि भाई तुम शादी कर लो इससे। ठीक है। इनफैक्ट जुडिशरी पे जाने से पहले ही ना ये शादी कर लिया, लेकिन कोर्ट उसको वैलिडेट कर दिया कि अच्छा ठीक है चलो जस्टिस हुआ है, अगर कहीं और लड़की शादी कर दिया परेशानी होता है उसको फ्यूचर में, तो ये जस्टिस हुआ है, तो ऐसा टाइप का जुडिशरी कर लेता है ये चीज। तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, और प्लस आर्टिकल 152 यूज करके कंप्लीट जस्टिस देने का नाम पे अपने से जजमेंट दे दिया। ठीक है। तो मिस यूज ऑफ आर्टिकल 142,
जजेस बिकम लेजिस्लेटर, ये भी देख लिए कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन कर दिया था, कलेक्टिव विल ऑफ पार्लियामेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था। कौन? सुप्रीम कोर्ट। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में किया था ये। इसी में था जजेस का अपॉइंटमेंट। जजेस का अपॉइंटमेंट, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट चाह रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है उनका ज्यादा रोल प्ले हो, रेदर देन कि जुडिशरी खुद से अपने आप को अपॉइंट करे। तो ये सारे थे क्या फीचर्स ओवररीच के, जो तुम पढ़े यहाँ पे। तुम चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्वेश्चन दिखाया कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच था या पीआईएल था, एक सेकंड, रिव्यू, दोनों था। तो एग्जाम में भी ऐसे या तो ये पूछेगा अकेले, या तो ओवररीच पूछेगा अकेले। दोनों का मतलब एक ही है, बस खाली हल्का सा एक डिफरेंस है कि लोगों को पसंद आ रहा है, कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल दोनों का सेम ही रहेगा, है ना। जुडिशियल रिव्यू तो देख ही लिए। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म का फायदा ये बहुत, मैंने, ये इसको तुम बहुत जगह यूज कर सकते हो, बहुत जगह। और ऐसा भी है कि जुडिशरी इस टॉपिक से, मैं सॉरी, यूपीएससी इस टॉपिक से पूरा एक एक टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछ लिया, 5 मार्क्स का कि 15-10 मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी का जो जुडिशियल एक्टिविज्म किया, तो किस सेक्टर को कितना फायदा, जैसे एनवायरमेंट को कैसे कितना फायदा किया, एनवायरमेंट वाले कंडीशन सेक्टर में कितना, किस टाइप का जजमेंट दिया है जुडिशरी, ठीक है। गेव सब्सटेंटिव मीनिंग टू फंडामेंटल राइट, एक्टिविज्म किया, बहुत मीनिंगफुल बना दिया किसको, फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 21 को एक्सटेंशन करके, जैसे कि एनवायरमेंट को लेके, हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज, राइट टू प्राइवेसी, जस्टिफाई किया जुडिशियल एक्टिविज्म। अनलॉक द सोशल ऑर्डर, जैसे कि रिकॉग्नाइज द ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर, नालसा 2014। डिक्रिमिनलाइज द 377, सेक्शन 377, जिसमें नवतेज सिंह जोहर केस में, ठीक है, ट्रांसजेंडर को राइट दिया, रिकॉग्नाइज किया, थर्ड जेंडर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट, इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट 2016 में लाके इनके लिए एक एक्ट लाया, राइट एक्ट, वो तुम सोशल जस्टिस में पढ़ोगे, ठीक। वेलफेयर फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, जुडिशरी कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्गा तेली केस में, उल्गा तेली इस केस में आर्टिकल 121 को इन्वोक करके राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर, शेल्टर का बात किया, ठीक। और क्या, हुसनैरा खातून केस में अंडर ट्रायल जो थे, जो भी अंडर ट्रायल, उनका प्रोटेक्शन का बात किया कि अंडर ट्रायल का कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसका बात किया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बॉन्डेड लेबर बिहार में चल रहा था ये, ठीक है, तो उसको उस केस में फिर जजमेंट दिया कि बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम सब पूरा बैन है, ऐसी स्टेट को मैंने इसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। यूनियन कार्बाइड केस में कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, अराउंड 1983, उसके बाद मूवी वगैरह भी बना है भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। तो उस केस में भी कंपनसेशन देने का बात किया था कौन। तो ये सब क्या कर रहा है, जुडिशरी कर रहा है, एक्टिव पार्ट। वेलफेयर फॉर द पीपल पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, अनलॉक द सोशल ऑर्डर, ठीक। अब मैं क्या बोलूंगा कि जब भी ऐसा जुडिशरी का कुछ ऐसा रहेगा, कीवर्ड सब याद करके रखना, इसको हम यूज करेंगे एथिक्स में, मैं दिखाऊंगा कहाँ पे, ठीक है। ये सब एथिक्स में यूज करेंगे। क्वेश्चंस आ रहा है वहां से, मैं बता रहा हूँ तुमको कि कुछ चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि उसको बार बार यूज करते रहना है आगे चल के। ये सब सेंटेंस को रट लिए रहो, और नहीं तो समझ के रखे रहो। जब पॉइंट जनरेट होगा तो एक यहाँ से उठाना, एक यहाँ से उठाना, एक यहाँ से उठाना, और बताते जाना कि कैसे एथिक्स होगा तो कैसे सोसाइटी में कुछ अच्छा होगा, ठीक है। क्यों पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से कैसे एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स पूछेगा, तो यहीं से कीवर्ड वगैरह उठा के देना कि क्या होगा, ठीक है। वो दोनों पूछता है कि एथिकल कीवर्ड भी रहेगा वहां पे, और तुम्हारा जो थ्योरी पार्ट पढ़े हो जीएस में, वो भी थोड़ा बहुत कीवर्ड वहां चाहिए, देखेंगे वो चीज। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बताया, एमसी मेहता केस, ये एक चीज पे नहीं पीआई डाला था, ये बहुत सर पे 6-7 चीजों पे पीआई डाला है। हर एक पे सुप्रीम कोर्ट सुना है, और उस पे बहुत इस पे फॉर में दिया है जजमेंट, एमसी मेहता केस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ठीक। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैसे, पीआईएल को लाया, मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस लॉ को आगे बढ़ाया, बेसिक स्ट्रक्चर एज ए सेफ्टी वाल फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाने में बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तुम रिसेंटली, तुम कल का न्यूज़ है, पाकिस्तान में वहाँ का जुडिशरी को अमेंड करके पावर कम कर दिया है और मिलिट्री को पावर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो दो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो रिजाइन कर दिए हैं, ये बोल के कि मैंने मैंने डेथ ऑफ डेमोक्रेसी करके रिजाइन किया है, कल ही का बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। हमारे केस में क्या है कि जुडिशरी अभी बोल सकता है कि भाई तुम इसको कैसे चेंज कर रहे हो। ठीक। पीयूसीएल केस इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत काम करते रहता है, ये डेमोक्रेसी इलेक्शन रिफॉर्म। लिली थॉमस वही इलेक्शन रिफॉर्म में के लिए बोली थी। तो ये जजमेंट आया था लिली थॉमस केस में, तो उसमें था कि तुम्हारा जो भी एमपी एमएलए है, अगर वो 2 साल से ज्यादा का सजा है तो उनको इमीडिएटली उनको 30 डेज के अंदर उनको सीट छोड़ना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 30 डेज के अंदर। जो कि आरपी एक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा था उसको। तो ये हाईलाइट की थी उस चीज को इस जजमेंट में। ये सब क्या कर रहा है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तुम पढ़े हो स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, ये वो तुम लिख के आना है। ठीक है, लिख के आना ये सब, वेलफेयर फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज, सब आ जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आ जाएगा, रिवाइज करते रहो। प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, कैसे, एसआर बोमई को इसमें आर्टिकल 356 का मिसयूज करने के लिए मना किया था। कृष्णा कुमार सिंह केस में मिसयूज ऑफ आर्टिकल 123, क्या है आर्टिकल 123? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। एक और था डीसी वाधवा, वो भी ऑर्डिनेंस को लेके ही था, डीसी वाधवा। उसमें भी बिहार। मिसयूज ऑफ, हाँ बिहार का। हाँ, उसमें भी आर्टिकल ऑर्डिनेंस को लेके ही जजमेंट था। तो ये सब क्या बता रहा है कि प्रिजर्विंग हाउ जुडिशरी प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। ठीक है। फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट बचाने का नाम पे तुम बेसिक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, केशवनंद भारती भी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन वही है कि तुम एक जगह जब यहाँ लिख दियो तो फिर यहाँ पे जब है दूसरा नाम लिखो, अदरवाइज तुम फिर से रिपीट कर सकते हो। लेकिन रिपीट करने से क्या होता है ना, एग्जामिनर का थोड़ा सा मैंने थोड़ा बोला है कि ये तो रिपीट किए जा रहा है, तुम एक ही बार रिपीट किए रहोगे, लेकिन उसका माइंडसेट हो जाएगा कि भाई ये तो रिपीट कर रहा है। तो जब नंबर बैठाना शुरू करेगा या फिर जाके ऊपर जब ये करना शुरू नंबर देना देगा लास्ट में, तो उसके दिमाग में वही चीज आएगी, अरे तो रिपीट कर दिया है, एक नंबर कम कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो कोशिश करो कि रिपीट नहीं करना है। और जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे भी आएगा बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को बचा रहा था बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन है एग्जाम्पल, अब बेस्ट पूछोगे तो ये यहीं पे सूट होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यहीं पे सूट होगा बेस्ट, यहाँ से हटा लेना, इसको यहाँ लिख लेना। नमाम राबिया केस कर्टेल द मिसयूज ऑफ गवर्नर पावर, गवर्नर एंड स्पीकर पावर। ठीक है, पढ़े थे, गवर्नर स्पीकर भी पढ़े थे, वहां भी ये केस पढ़े थे। तो ये सब कर्ब द करप्शन, कैसे करप्शन किया कर्ब, विनीत नारायण केस हवाला का जो करप्शन हुआ था, उस केस में 2G स्पेक्ट्रम में, ये सब में जजमेंट देके करप्शन कर्ब किया था। ये सारे फीचर्स पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म के हैं। उससे पूछ लिया कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म सोशल, सॉरी, सिटीजन्स को फायदा पहुंचाया है, तो वो फिर ये सब लिखना उठा उठा के। ठीक है। अब ये हो सकता है पॉजिटिव हो गया, दिक्कत भी क्या है कि अंडरमाइन कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर को, अंडरमाइन कर रहा है, लीड टू द इंटर इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन। अब दो इंस्टीट्यूशन अपने में लड़ रहे हैं। ठीक। एक्टिविज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल दिखाऊं अभी। ये कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि, हाँ, सेंटर बोला गुस्सा होके कि सुप्रीम कोर्ट अपना सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन नहीं कर रहा है, प्योरली पॉलिसी फ्रेमवर्क का डोमेन है ये। तुम अगर इसको पढ़े थे तो पढ़ लेना बाद में, इसको मैं बताऊंगा अभी नीचे में। तो ये इसी का एग्जांपल है कि जब दोनों एक दूसरे का डोमेन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर का ये दिक्कत होगा, और इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसी का नतीजा है कि जो ट्रिब्यूनल है वर्चुअली डिफंक्ट होके बैठा हुआ है। ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें नुकसान होगा किसको, जनता को। क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर पे सवाल उठ रहा है कि भाई तुम क्यों जंप कर रहे हो बार बार। राम जवाया केस में जियो पैराडाइज द जुरिडिक्शनल इक्विलिब्रियम बिटवीन थ्री ऑर्गन, ये जो केस था, ये इस चीज को हाईलाइट किया कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से क्या हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन है तीन ऑर्गन के बीच में वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए था थ्री ऑर्गन के बीच में, वो डिस्टर्ब हो गया है। राम जवाया केस याद आता है तो ठीक है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा। एक बार में याद नहीं आएगा, बहुत सारा जजमेंट है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुम प्रीलिम्स के लिए कुछ याद कर लिए रहोगे, कुछ यहाँ पे कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। मुझसे पूछोगे तो मुझे भी एक बार में याद नहीं हो सकता ये। ठीक। पढ़ते पढ़ते
बार बार रिवाइज करते 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 याद हो जाता है ये। तो ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि इसको याद रखूं, मेन है ये याद रखो, ये याद हो जाता है तो चेरी ऑन द केक, अच्छी बात है। लेकिन पहला इंस्टेंस में इसको याद करो, सेकंड डिवीजन में कोशिश करना है कि याद हो जाए, थर्ड में तो याद कर ही लेना, तीसरे वाले में तीसरे डिवीजन में करोगे तो याद कर ही लेना। इस पे तो ये तो पता चल जाएगा कि हाँ सेपरेशन ऑफ पावर में कुछ था। फिर रिकॉल करना कि कुछ इस पे जुडिशरी का जजमेंट भी था जो कह रहा था कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। और क्या है इशूज, अनडेमोक्रेटिक है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्यों अनडेमोक्रेटिक है? क्योंकि जो लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं वो लोग अनइलेक्टेड मेंबर हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग। जजेस आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, जजेस पीपल को अकाउंटेबल नहीं है ये। लीड टू क्या, गवर्नमेंट बाय जुडिशरी एंड जुडिशियल को गवर्नेंस। ये सब जो है जुडिशरी चला रहा है सरकार, गवर्नमेंट बाय जुडिशरी, जुडिशियल को गवर्नेंस की, गवर्नमेंट के साथ जुडिशरी भी गवर्नेंस कर रहा है। ये चीज सही नहीं है ना, अनडेमोक्रेटिक है ये। क्योंकि इसको तो हम, सरकार को तो हम 5 साल बाद अकाउंटेबल ठहरा देंगे, लेकिन जुडिशरी को कैसे अकाउंटेबल ठहराएंगे? समझ गए? जैसे मान लेते हैं कि जुडिशरी वो 500 मीटर वाला अल्कोहल का, उसको पूरी एकदम पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे इंप्लीमेंट कराना ही है, ठीक है। तुम ड्रिंक नहीं करते हो, बहुत लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो टेंशन आ जाता है ना। तो बोलता है कि कैसे इस चीज को हटाया जाए, उनके पास तो राइट्स ही नहीं है ना, जबकि वोट तो वो भी दे रहे हैं। तो जो भी वोट दे रहे हैं तो उनको तो पूरा हक है ना कि जो जो जिन लोगों को मैं भेज रहा हूँ उनके ऊपर गुस्सा जाहिर करना या उनको हटाना या उनको लाना, वो मेरे हाथ में होना चाहिए। टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो यहाँ तो पीपल का जुडिशरी तो उसको यही नहीं कर पाएगा ना। समझ गए? तो वो चीज कह रहा है कि अनडेमोक्रेटिक एक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म। अंडरमाइन द फेथ इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पे भरोसा ये हो जाता है। नॉट विल ऑफ पीपल बट विल ऑफ कोर्ट, विल ऑफ पीपल नहीं चल रहा है, विल ऑफ कोर्ट चल रहा है, ठीक है। होना चाहिए था क्या, विल ऑफ पीपल, जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं हम, उनके हाथ में पावर होना चाहिए था। है किसके हाथ में? कोर्ट के हाथ में। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, रिसोर्सेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। अब भाई ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ कि चलो जुडिशरी थोड़ा मैंने गया है वहां पे, बैठाया गया उसको, इस टाइप का सेटअप है कि कुछ काम जनता के हाथ, जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वो करेंगे, कुछ काम जो पढ़े लिखे होंगे वो करेंगे, ठीक है, मान भी लेते हैं। लेकिन इनके पास क्या एक्सपर्टीज है कि ये तो लॉ के ऊपर पढ़ के आए हैं ना, लीगल चीज पे पढ़ के आए हैं, ठीक है, लीगल चीज पे पढ़ के आए हैं। इनको एनवायरमेंट पे ज्ञान देने का क्या जरूरत है? समझ रहे हो? इनको एनवायरमेंट देने का क्या जरूरत है? इनको रिलीजियस मैटर में क्या ज्ञान देने, इनको क्या नॉलेज है रिलीजियस मैटर पे? तो ये अपना लैक ऑफ एक्सपर्टीज, रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी उसमें वो जबरदस्ती घुस के एक्टिव एक्टिव रह रहे हैं। बिकमिंग स्टेट विद इन द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट बहुत पावरफुल है, ये किसी मान स्टेट किसी के ऊपर भी वायलेंस कर सकता है, किसी को भी आंसरेबल नहीं होगा, ठीक। स्टेट पावरफुल रहता है, वायलेंस कर सकता है, जो भी स्टेट पावरफुल होता है बहुत। अब इसके अंदर भी एक तो बड़ा, इसके अंदर भी एक तो बड़ा स्टेट आ गया जिसको कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। वो कौन है? जुडिशरी। बिकमिंग स्टेट विद इन द स्टेट, कि एक स्टेट था जिसमें तीनों थे, तीनों थे कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनके अंदर में एक और मसीहा है, तीसमार खान, जुडिशरी। ये कह रहा है कि स्टेट विद इन द स्टेट, ये तीनों पावरफुल है। अब इनके अंदर में भी जो इन तीनों में से कोई अगर पावरफुल है तो जुडिशरी। तो यही कह रहा है कि स्टेट विद इन द स्टेट, ये चीज सही नहीं है। डोमिनेंस ऑफ प्रेडिलेक्शन, मतलब कि अब देखो जुडिशियल एक्टिव है, ठीक। अब जज को लगा कि अल्कोहल गलत है तो वो 500 मीटर की दूरी पे बैन कर दिया है, ठीक है। हालांकि सबका अपना अपना अल्कोहल को लेके जो भी बिलीफ होगा, थॉट बिलीफ होगा, लेकिन जो भी 10 लोग, 100 में से 10 लोग जो भी मैंने ये करते हैं, वो इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते ना। जज का अपना पर्सनल ओपिनियन अगर होता है कि हाँ ड्रिंक मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, वो तो इंडिविजुअल का चॉइस है कि वो ड्रिंक करेगा कि नहीं। लेकिन अगर है अलाउ, स्टेट में अगर लीगल है तो अवेलेबल होना चाहिए वो, ठीक। तो जो किसी जज को मैंने हिंदू टेम्पल, मैंने हिंदू टेम्पल को लेकर ज्यादा मैंने लाइकिंग है कि ये मस्जिद को लेकर ज्यादा लाइकिंग है, तो उस ये में वो अपना एक्टिविज्म दिखाने लग जाएगा। तो दिक्कत है वो चीज, डोमिनेंस ऑफ प्रेडिलेक्शन, पर्सनल लाइकिंग ओवर प्रिंसिपल। जो सिद्धांत है कि जस्टिस देना है, उसको छोड़ के वो अपना पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जजमेंट देना शुरू कर देगा एक्टिविज्म के नाम पे, ठीक है। सर इसमें वो जो रिसेंट जजमेंट जो B.R. गवाई जो चीफ जस्टिस ने दिया था वो आएगा क्या? क्या था एग्जांपल बताओ। जो सनातन धर्म के ऊपर कुछ नेगेटिव वे हाँ में रिमार्क्स दिया था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम ये लिखना मत ये, ठीक है। अच्छा सर। वो मैंने वो क्या है कि डिबेटेबल इश्यूज है, कि वो बोले थे कि मैंने तुम कुछ ऐसा कुछ पिटीशन डाला था वो, तो बोले थे कि तुम्हारे भगवान को बोलो ना वो कर देंगे, ठीक है।
बस सर मैंने इंस्टेंट वो रिप्लाई दे दिए थे, तो उनका पर्सनल डिसलाइकिंग जो भी है। लेकिन ये एक्टिविज्म का बात चल रहा है यहाँ पे, जब अनलेस की कुछ बड़ा ऐसा जजमेंट नहीं, जैसे जैसे मान लो कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है रिलीजियस मैटर में, ठीक है, वो जजेस कैसे बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एसेंशियल क्या है? वो तो लीगल चीजों पे पढ़ाई किए हैं ना, उनको रिलीजियस मैटर में घुसने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जुडिशरी कर रहा है ये चीज। ठीक है, जब जब हिजाब वाला इशू उठा था 2023 में, कर्नाटका में लड़कियों को हिजाब पहन के मैंने बैन हुआ था ये केस से, तो उस केस में भी जुडिशरी जो हाई कोर्ट जो था वहाँ पे एसेंशियल प्रैक्टिसेस को हवाला देके उसको बैन किया था हिजाब को। फिर सुप्रीम कोर्ट उसको ये किया, ओवरटर्न किया। ठीक है, तो सीधा सा बात है कि एक्टिविज्म करने के लिए मना कर रहा किया जा रहा है, क्यों? देखो दोनों चीज अच्छा जरूरी है बैलेंस वे में। हमको बस लिखना है इसलिए हम दोनों पढ़ रहे हैं, अदरवाइज दिल पे मत लेना कि अरे ये तो क्यों खराब क्यों बोल रहा है। तुम्हारा तुमको जज नहीं करना है कि खराब है कि अच्छा, तुमको बस जानना है कि अच्छा है तो ये है और खराब है तो ये है। ठीक है। जी सर। और हाँ, और अभी तुम टेस्ट लिख रहे होगे, ठीक, जो भी मैंने लिख रहे हो चाहे आगे भी लिखोगे, हमेशा कह रहा हूं मैं तुमको कि पेपर भरना तुमको तभी भर पाओगे कि तुम, मैं बता रहा था तुमको कि मैं कॉपी कुछ चेक कर रहा था। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट टेस्ट में जो अच्छा स्कोर किए थे, मैं उन्हीं का एक दो का कॉपी मैं बस देख रहा हूँ। 3 दिन में एक बार देखना रहता है मुझे, 2 ही कॉपी देख रहा हूँ मैं। तो वो अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन वही है कि उनको क्वेश्चन देखते उनको रियलाइज हो जा रहा है ना कि मैं इसके ऊपर 4 पेज नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, मैंने देखते देखते पता चल जाता है ना, तो वो करना क्या शुरू करते हैं कि इंट्रो लिखने के बाद जो चीज नहीं पूछा है उसको लिखना शुरू कर देते हैं वो, ताकि लास्ट तक में वो पेपर पूरा भरा हुआ दिखे। ये कभी मत करना, कभी मत करना। बहुत इरिटेटिंग है ये चीज। क्वेश्चन में पूछ कुछ रहा है, तुम लिख कुछ रहे हो, और हमेशा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंट्रो के बाद थोड़ा सा तुमको बोला हूँ कि स्पेस है तुम्हारे पास कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का, दिखा लेना। लेकिन पहला पेज में ही डिमांड दिख जाना चाहिए एग्जामिनर को, इवेलुएटर को। पहला पेज में अगर नहीं है डिमांड तुम्हारा, तुम 1.5 पेज के बाद शुरू कर रहे हो, तो समझेगा कि तुमको आता ही नहीं है, तुम हवाबाजी करने बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, तो जब डिमांड पहला ही पेज में दिखा दिया हो कि मुझे पता है कि तुम ये पूछ रहे हो, ये रहा पहला एंगल, गए 1 पेज गए, 1.5 पेज गए, जो भी गए। फिर अब तुम बोलोगे डिमांड तो हिट हो गया, लेकिन क्या यही सब कुछ है? तो नहीं, इसका कॉन्ट्रास्टिंग व्यू रखो कि नहीं, यही सब कुछ नहीं है। ठीक, तो इसको क्या ठीक किया जा सकता है? तो हाँ, ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट कुछ किया है और कुछ अपना वे फॉरवर्ड देके एंड करो, तो जगह भी भरेगा, आंसर भी पूरा दिखेगा, और डिमांड भी हिट हुआ है, तो एग्जाम इवेलुएटर को मजा आएगा पढ़ने में। गलती क्या करते हो तुम लोग कि तुम क्वेश्चन देखे, तुमको नई फ्रेमवर्क बना के दिमाग में 4 पेज की 3 पेज कैसे भरूंगा, तुमको पूछा है वो कंसिक्वेंस और तुम वहां रीजन लिख के आ रहे हो। ठीक है, सिर्फ इसलिए इसलिए क्योंकि तुमको तुमको लग रहा था कि अगर कॉन्सिक्वेंस यहाँ लिख दूंगा तो बाद में रीजन कैसे लिखूंगा। वो रीजन वहां देना ही नहीं है। ठीक है, रीजन वहां देना नहीं, वहां प्रॉब्लम बता देना है कि ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इस पे क्या किया है, मैं कुछ क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कमेटी कुछ है तो ऐसा बता दूंगा। फिर कंक्लूड करूंगा, पेज भरेगा। और उतना में भी नहीं भरा तो क्वेश्चन से ही ब्लॉक डायग्राम बनाना शुरू करना। ठीक है, क्वेश्चन से ही देखना कि जो भी तुम इन्फॉर्मेशन दिए हो उसमें ब्लॉक डायग्राम पॉसिबल है क्या, कि पहले ये हुआ तो ये होगा, फिर ये हुआ तो ये हुआ। तो क्या है कि ये सब टेक्टिक्स है, वो तुमको डेवलप होगा धीरे धीरे। लिखना शुरू करो, मजा आएगा। ठीक है, मतलब तुम जब मान लेते हैं कि तुम 8 या 10 टेस्ट लिख ले रहोगे, तो तुमको खुद लगेगा ना कि लिखना बहुत एंजॉइंग काम है, बहुत एंजॉय करोगे लिखना। लेकिन कंडीशन ये है कि साइड में पैरेलली रिवीजन करते रहना, पैरेलली रिवीजन करते रहना। नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में बैठ बैठ के आओगे। फिर भी एक हैबिट डेवलप कर लो कि कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आए ना, मैं पेज खाली नहीं छोड़ूंगा। ये हैबिट है ये। ठीक है, इसमें मैं स्किल को भी नहीं दे रहा हूँ ये, स्किल तो बाद में है कि तुम करोगे, लेकिन एक हैबिट डेवलप कर लो कि रैंडम क्वेश्चन मतलब तुमको कभी सुने नहीं हो, कभी नहीं सुने हो। ये क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन कोई नहीं सुना होगा इस जजमेंट में, कोई सुना भी होगा, एक आदमी सुना होगा तो सुना होगा, अदरवाइज सब कोई ब्लैंक होंगे। अगर ये कंपलसरी क्वेश्चन है, अगर है जो कि छोड़ने वाले, तो लगभग सब हर कोई इसको छोड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंपलसरी में रहता, फिर भी इसके लिए तुमको 3 पेज लिख के आना है। ये एक हैबिट डेवलप करो, हैबिट डेवलप कर लो। स्किल रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हैबिट डेवलप कर लो कि ऐसा रैंडम क्वेश्चन के लिए मुझे पेज भर के आना है। ठीक है। सर हाँ, सर कोई भी क्वेश्चन यदि ये पॉजिटिव टोन में है तो उसमें इश्यूज लिखना जरूरी है या वे फॉरवर्ड लेके कंक्लूड कर देंगे? तो पॉजिटिव टोन में पूछा है, जब वो अच्छा चीज पूछ रहा है तुमसे, तो पहले अच्छा ही चीज बता दो उसको। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो धोखे में ना रहे, बल्कि उसको इश्यूज भी बताओ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हाउएवर तुम इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हारा काम है पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, हम सिविल सर्वेंट
के चीज के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिविल सर्विस में आए हैं। यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग तो दोनों साइड होता है, हर सिक्के का दो पहलू होता है। तुम उसको एक पहलू बता के तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा बोलते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम डिस्कस ही करने के लिए बोला है। तो जब डिस्कस करते हैं कोई चीज घर में, कोई ऐसा मुद्दा, तो उसमें क्या है, उसका नेगेटिव पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। जी। ठीक है, कोई इलेबोरेट ही कह रहा है करने के लिए, तो इलेबोरेट में क्या है कि स्कोप कम है इश्यूज लिखने का। ठीक है, इलेबोरेट करने के लिए बोला कि अच्छा चीज को इलेबोरेट करो, तो कर दो, अगर पूरा भरा है तो भर के कर दो। लेकिन जो कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम उसका कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दे देना। ठीक है, जी कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देने से क्या होगा कि तुम्हारा जो इंटेलेक्ट का पता चलेगा एग्जामिनर को, और उस चीज को एंजॉय करेगा। तुम खुद सोच के देखो ना कि तुम या तो तुम ब्लैंक पेज छोड़ के आते, या तो तुम लिख के आते, तुम लड़के आ गए हो। ठीक है, बाद बाकी जब मार्क्स आएगा तब कौन जीतेगा हारेगा वो हो जाएगा वहां पे। तुम्हारे तुमको कॉन्ट्रास्टिंग व्यू हमेशा हर टॉपिक पे, जब मैं वुमेन जुडिशरी का, मैंने जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा हूँ, तो उनको देना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है पता होना चाहिए तुमको। होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन दिक्कत क्या है पता होना चाहिए। अगर टोन में पूछा है, पहले से ही पूछ दिया वन नेशन इलेक्शन होने से खर्च बढ़ेगा, ठीक है, डेमोक्रेसी पे थ्रेट है, पहले ही पूछ दिया है वो, तो पहले बता दो कि हाँ कैसे डेमोक्रेसी पे थ्रेट है, कैसे खर्च बढ़ेगा। ठीक है, बता दिए, अब बोलो कि लेकिन इतना होने के बावजूद इसका कुछ अच्छाई भी है, वो अच्छाई ये रहा। उसके बाद फिर भी स्पेस बचा हुआ है, तो फिर लिखो कि मैं ये कर सकता हूँ वे फॉरवर्ड में, कमेटी बोला है कि ऐसा करने से ठीक रहेगा, तुम कमेटी का हवाला देकर तुम जस्टिफाई कर दो, तो तुम्हारा पेज भी बढ़ गया, तुम्हारा डिमांड भी हिट हो गया, एग्जाम को मजा भी आ गया। ये चीज सर बहुत। क्वेश्चन, हाँ सर हाँ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन विल प्रमोट इंटीग्रेशन इन द कंट्री। हाँ, तो तो ये पॉजिटिव टोन है। जो पॉजिटिव टोन है उसमें कुछ इश्यूज लिखना जरूरी है या सिर्फ वे फॉरवर्ड लिख। तुम स्टार्ट करोगे कि कैसे वो वन नेशन वन इलेक्शन इंटीग्रेशन की ओर बढ़ा रहा है, कैसे मैंने अच्छा चीज है, सब कुछ अच्छा अच्छा लिखना, फ्लावरी जितना अच्छा चीज है। ठीक, तुम्हारा कंटेंट आके खत्म हुआ, उसके बाद वहां से शुरू करना कि डिस्पाइट कि मैंने सब कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिसको हम ओवर ओवर मैंने ओवरलुक नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बताना क्या क्या। ठीक है, तो वो इतना कंटेंट नहीं होगा तुम 3 पेज पूरा खाली अच्छाई लिख के ही आ जाओगे। कम से कम 2 लाइन भी लिख के आना, कॉन्ट्रास्टिंग व्यू रहना जरूरी है, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, तुम अपने माइंडसेट से भी देख लो कि तुम कोई क्वेश्चन में, तुम जिस भी बच्चे का कॉपी चेक करो, तुम करोगे, अगर तुम करोगे तो कैसा होना चाहिए आंसर, कि उसको पता है कि नहीं इसके इसका कुछ कमी भी है इसमें, वो पूछा है, टोन उसका पॉजिटिव ही है, वेटेज कम देना कोई दिक्कत नहीं, अच्छाई चीज बता दो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू डाल देना उसमें। ठीक 90-10 है, रेशियो में चले जाएंगे। 90-10 वो तुम एग्जाम हॉल में डिसाइड करना है कि तुम्हारे पास कंटेंट कितना है। अब कंटेंट है तुम्हारे पास 10 और उधर है 90, तो तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, जी वो है सर। एग्जाम हॉल में डिसाइड करना। लेकिन जो मैनेज करना है, जो स्किल जो तुमको डेवलप करना है अभी से टेस्ट लिखते समय, वो यही है कि दोनों को तुम कैसे भी मैनेज करना है, स्पेस को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है। पहले से क्वेश्चन देखते ही फ्रेमवर्क दिमाग में आना चाहिए कि हाँ पहला पेज में ये लिख दूंगा, दूसरा पेज में ये रहेगा, तीसरा पेज में वे फॉरवर्ड देके निकल जाना है। जी सर, थैंक यू। इश्यूज देख लिए, इश्यूज देख लिए। एक्ट एज ए सुपर लेजिस्लेचर, सही बात है भाई, लेजिस्लेचर तो हम बनाए हैं लॉ मेकर को। यहाँ पे कौन है सुपर लेजिस्लेचर या थर्ड लेजिस्लेचर, कौन है तुम्हारा, जुडिशरी बने बैठा है, बिकमिंग द स्टेट विद इन स्टेट। ये भी देख लिए। अब क्या कर सकते हैं, तो जुडिशरी कैन बी ए मेडिसिन नॉट एज ए डेली ब्रेड। ये एक्चुअली यहाँ पे एक्टिविज्म होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी ए मेडिसिन, मैंने कभी कभार, ठीक है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है तो उस केस में कभी कभार आके जुडिशरी ये कर देगा। ठीक, लेकिन हम उसको डेली मैंने ये करने लगे कि हाँ हर दिन उठ के आ रहा है जुडिशरी और कुछ ना कुछ एक्टिविज्म दिखा के चल दे रहा है, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, तो इसको अपने टोन में लिखो या जैसे भी लिखो। सुप्रीम कोर्ट इन 2007 हिमसेल्फ कॉल्ड फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेंट, 2007 में खुद से वो बोला था कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट करना है, एक्टिविज्म नहीं करना है, टू रेस्पेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, एक्चुअली ये एक क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं तुम्हारे, ये ना, मैं बता रहा हूँ क्या नाम है उनका, उपेंद्र बख्शी। ठीक है, वो ये लाइन वो बोले थे कि जुडिशियल कैन बी ए मेडिसिन नॉट एज ए डेली ब्रेड। तो वे फ्रॉड में बता सकते हो कि इसको रिस्ट्रेन करने के लिए तो दोनों कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ये भी कह रहा है यूज करो, लेकिन वही मिडिल पाथ है, आंसर जो है मिडिल पाथ है कि ठीक है यूज करो लेकिन रेयर केस में।
मेडिसिन टाइप से। सर और एक एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ, क्या लिख सकते हैं? जो एक हाई कोर्ट था जो इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा था कि उनको यहाँ कर देना चाहिए, उसी समय भी सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जुडिशरी को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, हर चीज में बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं उस उतना तो, हाँ वो भी बोल सकते हो, बोल सकते हो, एक सेकंड रुक जाओ। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जो जैसे अल्कोहल बयान वो मुझे लगता है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म में आ रहा है, लेकिन और किसी को लग रहा है कि वो जुडिशियल ओवररीच में आ रहा है, तो मैं हम्म। जस्टिफाई कर सकता हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म में। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ तो और प्रॉब्लम है। जब क्रिटिसाइज करना हुआ तो कर क्रिटिसाइज ये बोल के कर देना कि हाउएवर इट इज नॉट द डोमेन ऑफ जुडिशरी टू डिसाइड वेयर शुड बी द अल्कोहल शॉप ओपन, ठीक है। मैंने तुम देखो, फिर से कह रहा हूँ कि हर चीज का दो पहलू है, जी। ठीक है। तुम एथिक्स में भी पढ़ोगे कि अनिकांतवाद है, हर किसी का अपना कहानी है, लेकिन जस्टिफाई करने आना चाहिए। तुम उसको बता देना कि वो चीज जुडिशियल एक्टिविज्म में सही है, लोग पी के एक्सीडेंट कर रहे थे बहुत ज्यादा, जुडिशरी उसको समझा, जरूरी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि मुझे इस चीज को ये करना है, कर्व करना है, ठीक है। तो लोग लोग भी तो लोग उसके लिए क्या तरीका निकाले थे, 500 मीटर बोला था एनएच से, तो लोग रास्ता ऐसे करके, दूसरा की फंडामेंटल। हाँ मैंने ऐसे ऐसे करके रास्ता को ही लंबा कर दिया था, मैंने है यहीं पे ही वो, लेकिन उसका जो रास्ता है उसको 500 मीटर का डिस्टेंस दिखा के, तो देखिए देखो मेरा रोड से 500 मीटर की दूरी पे है, और ये रहा अल्कोहल साहब। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविज्म, खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स तो इतने काम के हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको, सारे एग्जाम्पल रट के बैठो। कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे तुम देखना, मैं तुमको यही एग्जाम्पल में रेफरेंस देते रहूंगा मैं। सोशल जस्टिस भर के यहीं से सारा उठ के आएगा, ये सब, ये सब एग्जाम्पल यहाँ से उठ के आएगा। जुडिशरी क्या बोला है, कुछ तो बोले रहेगा ना, कौन है ये सब, वेलफेयर किसका कर रहा है, वनरेबल सेक्शन का ही कर रहा है ना। जुडिशरी कुछ बोला है, किसको कर रहा है ये, दिया है ना न्याय, फंडामेंटल राइट तो सबके लिए है। सब यूज होगा, एथिक्स में भी यूज होगा, जस्टिस में भी यूज होगा। बस तुमको करना क्या है कि 3 से 4 बार रिवाइज करना है, ताकि तुम लिखते समय पूरा तुम्हारा आंसर जो है, ब्रेन सोचे नहीं, तुम्हारा हाथ लिख दे उसको, ठीक है। ब्रेन या तो तुम एग्जाम हॉल में सोच पाओगे या तो लिख पाओगे, तो मैं कह रहा हूँ कि सोचने वाला पार्ट इतना अच्छे से कर लिया रहो कि लिखना ही है खाली, वहां सोचना नहीं है। क्वेश्चन देखे लिखना शुरू, क्वेश्चन देखे लिखना शुरू, ये तब डेवलप होगा जब तुम बहुत अच्छे से रिवाइज किए और टेस्ट यहाँ पे लिख के गए हो अच्छे खासा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इनहेरेंट टैलेंट है तो फिर कोई कहना ही क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, इट इज स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ लीगल एड मूवमेंट। एक मूवमेंट लीगल एड मूवमेंट चला था, ठीक है, उसका स्ट्रेटेजिक आर्म है, इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव एसेस टू जस्टिस। पर्पस ये था कि जस्टिस सब तक सबको एसेस हो, टू वनरेबल सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। वनरेबल सेक्शन देखो, सोसाइटी। पीआईएल इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 90s बाय लिबरलाइजिंग द रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई। क्या है लोकस स्टेंडाई, कि अगर तुम एग्रीव्ड पर्सन हो और तुम कैपेबल नहीं हो, लोकल स्टैंडिंग कैसा था कि तुम अगर तुम विक्टिम हो, तुम ही जाके कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन इसको रिलैक्स किया गया पीआईएल के लिए, कि तुम कैपेबल नहीं हो और विक्टिम हो तो तुम्हारे बदले कोई और भी जाके पीआईएल डाल सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है। याद रखना ये कीवर्ड सब है इंपॉर्टेंट, इसको लिख रहे हो और ये सब मेंशन नहीं कर रहे हो तो फिर अगर एग्जामिनर अच्छा है तो इस चीज को तुमको नंबर देगा बढ़ा के, एटलीस्ट 10 कॉपी चेक किया रहेगा मान लेते हैं उसी दिन, जिसमें वो ये सब कीवर्ड नहीं देख रहा होगा, तो खुशी से तुमको 2 नंबर बढ़ा के दे देगा। तो सब कुछ जितना कुछ भी तुम कर रहे हो यहाँ पे, जितना भी तुम बुक्स खरीद रहे हो या कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी करो, पर्पस देखिए कि एग्जाम हॉल में तुम लिख के आओ उसको। आदमी लोग खाली बस बुक खरीदते हैं, कोचिंग एनरोल कर लेंगे और ये लिखने वाला पार्ट को सब इग्नोर करते हैं। द मोमेंट प्रिपरेशन तुम्हारा स्टार्ट तभी होगा जब तुम मेंस लिखना शुरू करोगे, बाकी सब है, लेकिन मेंस बहुत जरूरी है। इस ये लिखना शुरू, जब ये लिखना शुरू कर दिए मतलब तुम पूरा पूरा डेप्थ में तुम प्रिपरेशन के आ चुके हो, कोर में, तुमको यहाँ रियलाइज होगा कि तुम्हारा होना है कि नहीं।
रियलाइज हो जाएगा कि एक अटेम्प्ट में होगा, कि दो अटेम्प्ट में होगा, तीन अटेम्प्ट में होगा। ये है मेन। पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। कौन इसको ये किए थे, मैं बोला तुमको। ये कायदे से मैं यहीं पे भी लिख सकता था मैं, दोनों का नाम, लेकिन तुमको मैं बोला हूँ कि तुम डेवलप कर लो इस चीज को, कि इंट्रो देने के बाद छोटा सा कुछ करामाती करके आना है वहां पे। पायरेटेड बाय जस्टिस पीएन भागवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन करके आना ये चीज है। सिग्निफिकेंस क्या है पीआईएल का? सर्व्ड एज अ व्हीकल फॉर एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट का स्कोप को बढ़ाया है ये। कैसे बढ़ा रहा था देखे थे ऊपर में, एमसी मेहता केस किए हेल्दी एनवायरनमेंट का, उनको मिल गया। हेल्दी एनवायरनमेंट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। ठीक, तो वही कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस है एनेबल्ड लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर ओल्गी तेली केस, राइट टू एजुकेशन उन्नी कृष्णा केस। उन्नी कृष्णा केस जो था वो उस जजमेंट में राइट टू एजुकेशन पार्ट है फंडामेंटल राइट का। फिर बाद में जाके गवर्नमेंट उसको ये भी किया एज ऑफशूट ऑफ ब्रॉड नोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का ऑफशूट है ये। वन पीआईएल, मैंने एक तरह से इसे देखोगे कैसे, कैसे अभी नीचे में तुमको सारा एग्जाम्पल जो ऊपर पढ़े वही यहाँ पे भी आएगा। हुस्नारा खातून बिहार अंडर ट्रायल, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, प्रोहिबिटेड बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर बंद है। पीआईएल से के थ्रू से राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो था कौन सा केस में था, पुट्टा स्वामी के जजमेंट में, वो भी पीआईएल के थ्रू से ही फाइल हुआ था। ओपन द डोर फॉर सबरीमाला, ठीक है, वुमेन के लिए सबरीमाला जो ओपन हुआ वो पीएल के थ्रू से ही आया था। लीगलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी पीएल के थ्रू से ही आया था। राइट टू मैरिज एंड इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट, ये भी पीएल के थ्रू से ही आया था। समझ गए क्या है ये, क्या है ये? एज ऑफशूट ऑफ सोशल जस्टिस, liberal enabled the liberal interpretation of right to life, served as a vehicle for expanding the scope of fundamental right। ये सब कीवर्ड कॉपी में दिखना चाहिए तुमको। कितनी बार में तुमको याद हो जाएगा, किस टाइप का तुम निमोनिक्स बना के यहाँ पे ए बी सी डी करके कैसे तुम लिखते हो, तुम्हारा ये है, टैलेंट है। अगर तुम बना लेते हो तो तुम समझो कि तुम एक कदम आगे हो बाकी से। एग्जाम हॉल में तुमको वो छोटा मोटा कीवर्ड्स वगैरह याद आते हैं, पूरा ऐसा ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर कर लियो तो और अच्छा। जैसे कि अब सोचने बैठा तो मैं क्या क्या सोचूंगा यहाँ से कि कहाँ कहाँ से पॉइंट जनरेट करूँ, तो पीआईएल से कहाँ कहाँ पे पीआईएल का इम्पैक्ट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इसका एलिमेंट देखता हूँ पीआईएल का। ठीक, ओवरऑल सोसाइटी, फंडामेंटल राइट, ठीक है, उसी उसी फॉर्मेट में जाना कि पहले चीज तो पीएल से फंडामेंटल राइट में क्या कर सकता है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे है, सोसाइटी पे क्या करेगा। ठीक, और क्या, इलेक्टोरल सिस्टम में क्या करेगा पीआईएल, रिफॉर्म लाया है, बहुत लाया। कैसा रिफॉर्म? वीवीपैट पीआईएल के थ्रू से आया है। डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट पीआईएल के थ्रू से आया है। पीयूसीएल जो था वो पीआईएल डाला था कि भाई मेरे को क्रिमिनल लोग अपना डिटेल्स नहीं दे रहा है, तो कोर्ट 2003 या 4 में बोला कि भाई तुम डिटेल्स अपना उजागर करो। नोटा, नन नन ऑफ द अबव करके कुछ एक था, रिफॉर्म 2012 में आया था, पीआईएल के थ्रू से आया था ये। पीआईएल हैज मेड एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज अ लीगल लिविंग रियलिटी। अब देखो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास पॉइंट्स 4 होंगे, 5 होंगे, और तुम वहां पे एग्जाम हॉल में तुम क्या करे रहोगे कि 5 पॉइंट लिख दिए हो और तुमको लग रहा है कि कुछ और जगह बचा है, 6 कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ स्किल डेवलप करो कि जो ऊपर में पॉइंट लिखे उसका कीवर्ड और मीनिंग थोड़ा सा हल्का सा कीवर्ड चेंज करके उसको तुम फ्रेम कर दो। ठीक है, तो ये वही चीज किया हुआ है, फंडामेंटल राइट इज ए लिविंग रियलिटी और एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन भरा भरा दिखे बोल के ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको लिखते समय मैं मेरा दिमाग में रखा था कि तुमको ये चीज बताऊंगा, ये चीज भी तुमको करके आना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि सारा खेल उस एग्जाम हॉल के ही है, के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंस देख लिए क्या था कि गिवन राइट टू लाइफ एज ए सब्सटेंटिव मीनिंग, सब्सटेंटिव मीनिंग दिया है राइट टू लाइफ को। इसको भी यहाँ पे देखे, राइट टू लाइफ को कहा गया, राइट टू लाइफ को लिबरल इंटरप्रिटेशन मिला है, सब्सटेंटिव मीनिंग दिया है। ठीक, बाकी अदरवाइज तुम देखो ये पॉइंट सारे बहुत ज्यादा है, ये तुम इसको मतलब कम पॉइंट मत, 6 पॉइंट मत समझना, ये बहुत सारा पॉइंट है ये। तुम इसको लिखोगे तुम्हारा 2 पेज भर जाएगा। सिग्निफिकेंस अगर पीएल का आया पूछ लिया तो वैसे ही कुछ इश्यूज है। कोर्ट एंगेजिंग इन हेडलाइन ग्रेविंग पीआईएल, कोर्ट उन्हीं पीआईएल को उठा रहा है जिससे वो न्यूज में आ जाए। ठीक है, जिससे वो न्यूज में आ जाए। तो ये चीज फीचर्स मैंने डेवलप कर लिया है कोर्ट, कि अदरवाइज जो बहुत सारा इसके पास, मैंने बोलते हैं ना कि बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन ये कर क्या रहा है, अपना मन का क्या वही उठा रहा है जिसके ऊपर मैंने ज्यादा जो न्यूज में रह रहा है, ज्यादा जिसके ऊपर पब्लिक का रेस्पॉन्स चाहिए बहुत, साथ ही साथ
तो उस पर ये कर रहा है वो। तो रूटीन एसेस टू द जस्टिस रिमेन इल्यूसिव। जो रेगुलर का काम था, जो डिले कम करना है, जुडिशियल डिले कम करना है, उस सब पे फोकस नहीं है। खाली ग्रैब करना है उन चीजों को, जैसे जैसे कि तुम्हारा एंटी नेशनल वाला मुद्दा उठा, कि मंदिर वाला मुद्दा उठा, कि कुछ ऐसा उठता है उसमें फट से पीआईएल एक्सेप्ट कर लेगा और केस सुनना शुरू कर देगा। जुडिशियल गवर्नेंस रिप्लेसिंग द एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस। पीआईएल के थ्रू से क्या हो रहा है, जुडिशियल गवर्नेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस को रिप्लेस करते जा रहा है पीआईएल के थ्रू से। इन परसूट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बाय कोर्ट, फर्स्ट कैजुअलिटी इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये दिक्कत है कि हम सोशल कह तो रहे हैं कि हम भाई सोशल सोशल जस्टिस देने वाले हैं पीएल के थ्रू से, लेकिन इस चक्कर में कौन नुकसान में जा रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। तो एक बैक ऑफ माइंड में रखो कि इस टॉपिक से जो भी एग्जांपल पढ़े हो, इस टॉपिक से जो कुछ भी पढ़े हो, तुम्हारा चैप्टर 3 जो था सेपरेशन ऑफ पावर, वहां पे भी तुम उसको सारे कोर्ट और ये सबको तुम केसेस को तुम वहां पे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पढ़ना इसको अच्छे से। ठीक है। इश्यूज देख लिए, पीआईएल हैज बिकम द प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गया है कि लोग पर्सनल अपना जो भी एजेंडा फुलफिल करना था। एक पीआईएल में पढ़ा था कि एक आदमी डॉक्टर जो था वो पीआईएल डाला था कोई पर्सनल डिटेल लेने के लिए दूसरे डॉक्टर का। ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्टर कोई पर्सनल डिटेल लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट उसको पेनल्टी मारा था शायद से 5 लाख का। ठीक है। तो ये सब चल रहा है पीआईएल के नाम पे। ठीक। Thus, urgent need that guideline laid down by the Supreme Court in भागवती सिंह चौपाल केस, जहां पे बोला था कि सब्सटेंटिव पब्लिक इंटेंट, नो हिडन मोटिव। मैंने अगर पहला देखना है तो कोई पब्लिक मैंने सब्सटेंटिव जो मैंने बहुत सही मैंने पीआई जो डाला गया है एक्चुअली में ज्यादा लोगों के लिए ये है कि नहीं, काम का है कि नहीं, और प्लस कोई हिडन मोटिव नहीं होना चाहिए कि हाँ पीआई जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी एक्स है और वो वाई के ऊपर एनवायरमेंट का हवाला देके पीआई डाल रहा है कोर्ट में। मोटिव क्या है इसका, कि इसके ऊपर एनवायरमेंट के ऊपर चलते कार्रवाई हो। पीएल का पर्पस क्या था, पीएल का पर्पस क्या था कि लोगों का फायदा हो, एनवायरमेंट का केस में फायदा होगा लोगों को। लेकिन ये चैनल नहीं है पीआईएल यूज करने के लिए कि किसी का एजेंडा फुलफिल करते रहे कोर्ट बैठ के। कह रहा है कि इंटेंट मोटिव पता होना चाहिए कोर्ट को कि यह चीज किस मकसद से किया जा रहा है। और ये जजेस जब बैठे रहते हैं इनके पास, जब पीआईएल आता है तो दो जज बैठे रहेंगे और 250-200 का पेज रहता है, उसको जल्दी से पढ़ते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर, उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है। पीआईएल कौन से चैनल से लेते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन से उठाते हैं पीआईएल ले लोग। ठीक है, आर्टिकल 136 उधर से उठाते हैं और उस चैनल को यूज करके वो लोग सुनाते हैं जजमेंट कि उसके ऊपर काम करना है कि उसके ऊपर आगे बढ़ना है कि नहीं। एक किसका था कि पीआईएल इज नॉट अ, पीआईएल इज बहुत अच्छा था। पीआईएल इज नॉट अ मेडिसिन फॉर एवरी इल करके कुछ था ऐसा स्टेटमेंट। ठीक है। मैं सोचा था लिखूंगा लेकिन कहीं फिट नहीं बैठ रहा था वो, नहीं लिखा। वो भी ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस में उपेंद्र बख्शी हैं वही लिखे थे, तो बहुत बढ़िया से लिखा हुआ था वो लाइन, लेकिन वो कहीं फिट नहीं बैठा था, कहाँ लिखता मुझे समझ ही नहीं आया, नहीं लिखा मैं। सर वो जो जुडिशियल एक्टिविज्म में आपने बताया था। नहीं नहीं, वो तो ब्रेड वाला बताया था ना कि उसको हाँ मेडिसिन की सर, तरह हाँ। यूज करना है। नहीं, पीआईएल इज नॉट करके था कुछ, नॉट अ मेडिसिन फॉर एवरी इल करके है, वैसा ही था कुछ टाइप उसी टोन में। कोई और एडिटोरियल में लिखे होंगे वो, उसी टोन में था, मैं मेंशन नहीं किया हूँ। अब आते हैं कोलेजियम सिस्टम। इट इज अ सिस्टम अंडर विच जजेस ऑफ हायर जुडिशरी अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ जजेस, कि हायर जुडिशरी का जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक। जहां पे खुद जजेस लोग हैं जो लोग अपॉइंट कर रहा है। आउट ऑफ फियर ऑफ कमिटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी। ये एथिक्स में पढ़े होंगे कोलिजियलिटी, एक चैप्टर ही है पूरा सिविल सर्वेंट का फीचर्स के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी डेवलप किया गया ये डर के कि कहीं इंदिरा गांधी 1973 में पूरा क्लियर कट बोल रही थी कि मुझे कमिटेड जुडिशरी चाहिए। ठीक है, कि जुडिशरी वो जो गवर्नमेंट के प्रति समर्पित हो। तो ये सबसे डर के क्या किया, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड है प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी इन थर्ड जज केस 1998 में। बोला कि नहीं भाई, हमारा जो अपॉइंटमेंट होगा वो हम बताएंगे कि इन 7 में से 4 में से या 5 में से तुम जिसको चूज करना है चूज कर लो, भेजेंगे नाम हम ही। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, आर्टिकल 124 और 2017 217 हाइब्रिड मॉडल है कि प्रेसिडेंट इधर और जजेस इधर दोनों मिलके ये लोग नाम भेजेगा यहाँ से और ये हाँ बोल देगा कि हाँ ठीक है इसको चुन लो।
इसको अपॉइंट कर लो। एग्जीक्यूटिव प्लस सीजीआई इज ए हाइब्रिड मॉडल चल रहा है ये। अगेन इस चीज को नोटिस करना, इंट्रो के बाद करके आना है ये चीज, नंबर कैसे नहीं आएगा फिर देखना। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम 1983 से 1983 से सेफगार्ड सेफगार्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है बात, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बात हो रहा है। प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस इन जज सिलेक्शन, एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस को कमा दिया। सिग्निफिकेंस यही है कि एग्जीक्यूटिव अपना डोमिनेट करता है इसका अपॉइंटमेंट में, उसको प्रिवेंट किया। काउंटर मेजिटोरियन प्रोटेक्शन, मेजोरिटेरियन प्रोटेक्शन, कि जैसे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने बताया था कि कोई एके रे थे, उनको ये थर्ड सीनियर मोस्ट थे ये, इनको उठा के जज बना दी थी इंदिरा गांधी, सीजीआई, ठीक है। तो ये सब चल रहा था बिहाइंड द सीन, और सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि भाई ये क्या रहा है, ये तो इंडिपेंडेंस को खत्म करते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आके जुडिशरी प्रेशर में आके थर्ड जज केस में बोला कि भाई हम कोलेजियम सिस्टम से चलेंगे और ऐसा ऐसा उसका सिस्टम रहेगा। काउंटर मेजिटेरियन प्रोटेक्शन, एनहांस द प्रोफेशनल इवैल्यूएशन। क्या है सिग्निफिकेंस कि प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, कि जो कौन सा जज किस काबिल है, वो है कि नहीं उस पोटेंशियल का, किसको पता होगा, एग्जीक्यूटिव को थोड़ी पता होगा, जो जजेस वहां बैठे हैं उनको पता होगा ना कि कौन किस पोटेंशियल का है। तो उस हिसाब से प्रोफेशनल इवैल्यूएशन सही बढ़ाता है ये। सिटिंग जज बेटर अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द जजेस एंड दे कैन सजेस्ट हु इज द बेस्ट फॉर द गिवन पोस्ट। प्रिवेंट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, एग्जाम्पल अनलाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में बताया तुमको कि वहां पे क्या है कि पॉलिटिक्स चलता है जजेस को ये करने में, ठीक, बांग्लादेश में भी वही सीन है, ठीक है। तो प्रिवेंट द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, स्ट्रेंथन द पब्लिक कॉन्फिडेंस, और पब्लिक को पता है कि भाई जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है ना, पब्लिक बहुत भरोसा करता है जुडिशरी पे, ट्रस्ट रहेगा, फेथ रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है कि इंडिपेंडेंट है। तुमको अगर मैं पूछूं अभी कि कैसा होना चाहिए तुम्हारा जुडिशरी, जिसको पॉलिटिशियन अपॉइंट करे वो, कि जो मैंने इन सब इंटरफेरेंस से दूर रहे, पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस से दूर रहे, वो तुम किसको चूज करोगे? तो सेकंड वन पॉलिटिकल हाँ, इंटरफेरेंस से दूर रहे। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूर रहे। नहीं तो जब अगर पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करने लगेंगे तो होगा क्या कि ये लोग इसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। और तुमको रियलिटी बता रहा हूँ कि जुडिशरी में ना बहुत सारे, अभी नीचे देखेंगे हम, अप्रोक्स 50% केसेस जो है ना सेंटर का ही केस है, जनता का तो केस है ही, लेकिन बहुत सारा ऐसा केसेस है कि सेंटर का ही केस उसमें चल रहा है, स्टेट के साथ, उस इसी के साथ, इंडिविजुअल के साथ। तो सेंटर बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। और जस्टिस का स्टेट सेंटर का अगर रहेगा उस पर इन्फ्लुएंस, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जुडिशरी में जो जजमेंट भी आएगा तो उसी हिसाब से आएगा। तो कर क्या सकते हैं देखेंगे आगे, कर क्या सकते हैं कि क्या क्या किया जाए। कुछ कमिटी रेफरेंस दिए हैं कि ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं ये। प्रिवेंट करना है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, स्ट्रेंथन द पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये भी देख लिए। अब चैलेंजेस क्या है? ओवरलुक्ड चेक एंड बैलेंस, ठीक है, अपॉइंट कर ले रहा है जुडिशरी, तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना भाई। अब तुम चार नाम लिख के दे दिए यहाँ से, वो वहां पे ये कर दिया, अपॉइंट कर दिया, लेकिन ये चार थे क्या, ये एलिजिबल थे क्या, कितना एलिजिबल थे, ये कौन बता, कैसे, किस ये पे पैरामीटर पे तुम चेक किए? ये कहीं बता भी नहीं रहे हैं ये लोग, मैंने ट्रांसपेरेंट भी नहीं है इन चीजों के लिए, ठीक है। तो चांसेस, स्कोप ऑफ फेवरेटिज्म, कि जो इनका फेवरेट जज होगा उन्हीं को ये अपॉइंट करवा दे रहे हैं। अब समझे? टेक्सुअल इलिजिटिमेसी, ऐसा कुछ था ही नहीं कोलिजियम सिस्टम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो ये बाद में डेवलप कर लिए ये लोग। ये कीवर्ड हम इससे पहले कहाँ पढ़े थे बताओ, टेक्सुअल इलिजिटिमेसी, याद करो इसको, तुम और कहाँ यूज कर सकते हो सर अगर ऐसे भी बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं लिखा नहीं था, ठीक है, लगा लिया ना जुडिशरी। तो जहां पे भी आएगा कीवर्ड लिख के आना है, एक कीवर्ड पढ़ना है और लिख के कई जगह आना है। कोलेजियम सिस्टम नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको ले आए। हाईली ओपेक, बताया तुमको, ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसको, वो चार को जज को जो भेज रहे हैं कि भाई इसमें से कोई एक को चूज कर लो, क्या था, किस पैरामीटर पे चूज किए इन्हीं को, बाकी को क्यों नहीं चूज किया गया, बताना चाहिए, नहीं बताते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म दोनों होगा, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म दोनों। नो अदर कंट्री हैज सच सिस्टम, और चैलेंजेस क्या है कि ऐसा कोई कोई भी कंट्री नहीं जो इसको इस टाइप का कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा हो। जजेस अपॉइंटिंग जजेस इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कैसे? ऐसे कि किसी भी कारण से, जैसे
जैसे मान लो कि जज कोई जज ही गलती किया, ठीक है, अब जज ही खुद अपॉइंट किया है किसी दूसरे दूसरे जज को, तो यही इसका केस देखेगा। तो क्या हो गया कि एक तरह से क्या हो गया कि इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस मतलब खुद मैं ही क्या, एक तो हिंदी फिल्म का डायलॉग भी है ना कि जजेस के ऊपर कि गुनेगार भी मैं और गुनेगार भी तुम, और कुछ है, बहुत अच्छा डायलॉग है। तो उसमें क्या है कि जज खुद को जज कर रहे हैं। ये चीज प्रिंसिपल जस्टिस के अगेंस्ट है। कोई गलती किया है उसको जज करने वाला कौन होना चाहिए? थर्ड पार्टी होना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद में ही खुद को जज कर रहे हैं। ठीक है, खुद से ही खुद को जज कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस के चैलेंजेस है ये। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मेंशन ऑफ इनफेक्टिवनेस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, ये हाईलाइट किया है कि कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, इनफेक्टिव है ये। ठीक, क्या कर सकते हैं? नीड मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म। ट्रांसपेरेंट पहला चीज तो तुम बताओगी, किसी को भी अपॉइंट ले रहे हो तो किसी को नहीं लेने का भी वजह बताओ कि इसको नहीं लिया मैं इसलिए, तुम ये बता नहीं रहे हो। नेशनल नेशनल कमिटी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू वर्किंग कमेटी जो था, वो रेकमेंड किया था कि तुम क्या करो काम, नेशनल जुडिशियल कमीशन बना लो। ठीक है, जुडिशियल कमीशन बना लो, और इसमें तुम इस कमीशन को तुम पावर दे दो कि ये तुम्हारे लिए जजेस को अपॉइंट करेगा, जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और ना ही जजेस का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये न्यूट्रल बॉडी रहेगा जो ऐसा सजेस्ट किया था। ठीक है, और अदरवाइज तुम यहाँ पर तीसरा ये भी लिख सकते हो कि यूएसए टाइप का जो जजेस अपॉइंटमेंट है उसको भी तुम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिख के यहाँ पे आ सकते हो। यूएसए में भी बहुत बहुत जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, बहुत ये है, कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा फेयर है। ठीक, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये था कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम न्यूज में तो रहता ही है, क्योंकि आए दिन हर दूसरा ये पे जो तुम्हारा मिनिस्टर होते हैं ना, हेल्थ होम मिनिस्टर हो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, वो लोग अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो थे, वो तो हर सीटिंग में कोलेजियम सिस्टम को गाली दे रहे थे। ठीक है, मैं तो हर दिन 2 दिन छोड़ के मैं इंटरव्यू में देखता था कि जो वाइस प्रेसिडेंट अपना फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप सिंह धनखड़ जो थे, वो बोलते थे कि बहुत फालतू मैंने ये है, खराब चीज है, ये सही चीज नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, जजेस खुद को अपॉइंट कर रहे हैं। इसका और भी डिमेरिट यहाँ पे होता, और इसका डिमेरिट और भी क्या हो सकता था कि ये लोग जो यहाँ पे वुमेन के लिए जो करेंगे ना, वो डिमेरिट वुमेन के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। इसका जो डिमेरिट है कि कैसे लोग बायस्ड जज को चूज कर रहे हैं, तो वैसे ही वुमेन को चूज करते समय ही वही बायसनेस रखते हैं ये लोग। वुमेन को चूज करते समय वही बायसनेस रखते हैं। फ्रेंड फ्रेंड वगैरह को फेवर करते हैं, और काम के लोगों को फेवर नहीं करते हैं, तो बायसनेस रहता है इनके पास, जजेस के पास अपॉइंट करते समय। कास्ट में भी देखोगे तो, मैंने अगर कास्ट के बेसिस पे भी अगर देखोगे चेक करना, तो नेग्लिजिबल कास्ट मैंने जो बोलते हैं ना, इक्वल कास्ट के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट का ही रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा भी है। जुडिशियल बैकलॉग, अब यहाँ पे तुमको कुछ नंबर याद रखना पड़ेगा। एज पर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, टोटल ऑफ 4,74,00,000, ठीक, पेंडिंग केस है टोटल, मतलब हायर लोअर सब मिला के। आउट ऑफ विच 88% केस पेंडिंग इन द लोअर जुडिशरी, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में 88% केसेस वहीं पे ही पेंडिंग है। क्यों है कारण? अंडर स्टाफ्ड, ओनली 15 जजेस पर मिलियन। चाहिए कितना? चाहिए कितना? 50 जजेस पर मिलियन। किसका रिपोर्ट है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। देखो तुम ये सब हवाबाजी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यही चीज लिख के तुम आ सकते हो कि इतना जो एग्जामिनर चेक होता है करते रहता है, उसको पता रहता है, उसका भी सॉल्यूशन जो दिया गया होगा उसमें ये चीज होगा। लेकिन तुम किससे बैक कर रहे हो ये तुम बता दिए, तो फिर ये तुम्हारा एक्स्ट्रा मार्क है। ठीक है, ये तुम हर कोई करके आएगा ये चीज कि अंडर स्टाफ तो कितना तो चाहिए, है इतना और चाहिए इतना। लेकिन कौन ये कह रहा है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 बता रहा है ये चीज, एज पर एलसीआई। अच्छा, ये जो था इंफॉर्मेशन ये बताया, ठीक है, और एलसीआई बोला है कि चाहिए हमको इतना, बहुत पहले ही बोल दिया था, 1987 में ही बोल दिया था ये कि हमको एक्चुअली में चाहिए इतना। और ये कौन बता रहा है कि इतना है बोल के? अभी ये 2025 का रिपोर्ट से मैं उठाया था, वहां पे लिखा हुआ था ये चीज, 15 जजेस पर मिलियन पीपल है अभी, लेकिन चाहिए कितना? इतना, 50 जज। वैसे ही तुम डॉक्टर टू पेशेंट का याद रखो।
ठीक है, टीचर टू पीपल, जो स्टूडेंट है उसका याद रखो रेशियो। इसका WHO बोला होगा कितना है, किसी को पता है बताओ? डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो WHO के हिसाब से कितना होना चाहिए? एक डॉक्टर पे एक डॉक्टर पे 1000। 1000 बोला है WHO। ठीक है, आज से 4 साल 5 साल पहले इंडिया था एक डॉक्टर पे 1700 पेशेंट। अभी इंडिया घटा के 1000 के आसपास आ गया है, 900 के आसपास आ गया है, 1000 ही है शायद। WHO 800 बोला है और इंडिया भी 1000 पे है, ऐसा कुछ है डाटा। ठीक, वैसे टीचर का 1:30 का बात है, लेकिन है कितना, 1:60। तो ये सब हैंडी फैक्ट है, तुमको पढ़ते पढ़ते टेस्ट लिखते लिखते ही डेवलप हो जाएगा, तुम जब सॉल्यूशन देखोगे। अच्छा, फिर हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी में कितना खर्च करने के लिए बोला है GDP पे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितना खर्च बोला है, कितना खर्च बोला है करने के लिए एजुकेशन पे, कितना करने के लिए बोला है और कितना है। ठीक, ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा। तुम कभी इत्तेफाक से कभी तुम बात ही करने लगे एजुकेशन पे किसी से भी, अपने कलीग से ही या फिर अपने दोस्त से ही बात करने लगे, तो एटलीस्ट तुम उसको बता तो पाओगे कि ना भाई, गवर्नमेंट को खर्च करना है 6% जो कि ग्लोबल है, और इंडिया खर्च कर कितना रहा है, 3%। ठीक है। तो ये सब तुम्हारा आंसर जस्टिफाई करेगा, और तुमको एग्जामिनर को तुमको नंबर देने के लिए मजबूर करेगा, और एक माइंड में रख देगा कि तुम थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड हो, कहीं कहीं पे तुम्हारा कम है, लेकिन अदरवाइज तुम बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो, और उसकी वजह से तुमको एक एक नंबर सारे आंसर में ज्यादा मिलते जाएगा। लेस वर्किंग आवर, वर्किंग आवर बहुत कम है, जजेस का वैकेशन, फ्रीक्वेंट एडजमेंट, एडजमेंट मतलब कि वकील एडवोकेट जो होते हैं बोलते हैं कि सर थोड़ा टाइम चाहिए, एडजर्न कर दीजिए, बाद में आके बात करेंगे। ठीक है, जजेस का वैकेशन, इसके ऊपर तो बहुत बवाल उठा था, जजेस का वैकेशन के ऊपर बहुत बवाल हुआ था 2024 में। तो फिर एक जज थे, वो हाईलाइट किए कि जजेस हॉलीडे में कभी नहीं जाते हैं, जो जज का जो केस रहता है वो तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब उनका वैकेशन भी रहता है ना, तो उस केस के बारे में ही उसको ये करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है, और जजेस का जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से वैकेशन उनके जरूरी है करके वो जस्टिफाई कर रहे थे वो एडिटोरियल में। और इस तरीके से एडिटोरियल था कि मैं कन्विंस हो गया कि वैकेशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इतना मैंने एक एक चीज पे डिटेल में पूरा बताया हुआ था जजेस वैकेशन के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि लेस वर्किंग आवर है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले छुट्टी यही लोग लेते हैं, समर वेकेशन तो इन्हीं को मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी है तो सब कुछ इनको वैकेशन जब बोलोगे तब इनको सारा पर्व त्योहार सब में वैकेशन इनको रहता है। सुनते हो ना कि कोर्ट शनिवार को भी बंद है, रविवार को भी बंद है, उस पर्व त्योहार को भी बंद है, गर्मी छुट्टी के लिए बंद है, क्रिसमस के लिए बंद है। तो छुट्टी वैकेशन लेते रहते हैं ये लोग। फ्रीक्वेंट एडजमेंट वही बता दिया कि दो मैंने केस चल रहा है, एक पार्टी एडजमेंट का डिमांड कर रहा है कि सर केस एडजमेंट कर दीजिए, मैं 7 दिन बाद 8 दिन बाद फिर से इसको लीजिए, पुटअप कीजिएगा तो हम डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, पुअर मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन। जो कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पुअर है, मॉडर्नाइजेशन की ओर नहीं बढ़ा है और डिजिटाइजेशन की ओर भी नहीं बढ़ा है, पुअर है ये सब। होना चाहिए था अच्छा, लेकिन है नहीं। और क्या दिक्कत, मलीमत कमेटी, अब तुम मलीमत कमेटी जब भी देखोगे, फिल्म्स में तो देखा तो कैसे करवाया था मैच द फॉलोइंग कमेटी का। ठीक, तो ऐसे ही कमेटी को याद रखना है कि मलीमत कमेटी, रीजन फॉर बैकलॉग क्या बताया है वो, कि अपने पास जो लॉ था, आर्केइक लॉ था, बहुत पुराना था, उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत टफ था जुडिशरी के लिए। उसकी वजह से क्या होता था, डिले होता था। लिटिगेशन एक्सप्लोजन, PIL इतना ज्यादा आ गया कि केस पूरा बैकलॉग रह गया, भर गया पूरा केस। जुडिशरी केस तो ले ले रहा है लेकिन उसको ये नहीं करा रहा है, क्लियर ही नहीं कर रहा है। अननेसेसरी एडजमेंट, अननेसेसरी एडजमेंट कुछ भी होता है, एडवोकेट डिमांड कर ले रहा है एडजमेंट का कि मुझे और 7 दिन का या 1 महीने का टाइम दे दो, उससे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिट पिटिशन, अब रिट पिटिशन है 232 226 के थ्रू से इन बढ़ गया है, लोगों में जागरूकता बढ़ गया है बोल के वो लोग इसको भी ये लोग यूज करके बैकलॉग बढ़ाया जा रहा है। इंक्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, बताया तुमको कि लोगों को मालूम चल गया कि ऐसे भी कुछ होता है, तो SLP वगैरह यूज हो रहा है, आर्टिकल 136 लोग यूज कर रहे हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, बैकलॉग बढ़ते जा रहा है। बर्डन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट केस, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का केस बहुत ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर 46% बैकलॉग। अब सोच लो, मैं बोला ना कि अगर 4 करोड़ का कुछ भी अगर तुम डाटा रखते हो, तो उसमें आधा से आधा के आसपास तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लड़ाई है उसमें। रिस्पॉन्सिबल फॉर 46% बैकलॉग, लॉ मिनिस्ट्री का डाटा है ये। लॉ लो बजटरी एलोकेशन टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बजटरी एलोकेशन भी नहीं है। एज पर द इंडियन पब्लिक पॉलिसी रिव्यू, ओनली 0.14% ऑफ GDP स्पेंड।
सिर्फ इतना ही परसेंट जीडीपी का स्पेंड। अब भाई जब जान रहे हो कि जुडिशियल बैकलॉग बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो क्यों नहीं तुम जजेस को अपॉइंट कर रहे हो, क्यों नहीं तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हो ताकि जुडिशरी जल्दी से जल्दी जस्टिस दे दे। ठीक है। जो जो कोर्ट का रास्ता गया है उसी को पता है कि कितना पथेटिक है जस्टिस सिस्टम अपना। ठीक है। ये बात द्रौपदी मुर्मू बोल रही थी कहीं कोई कॉलेज में जाके, जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाके कहीं बोल रही थी कि जस्टिस कितना पैथेटिक हो गया है पाना, वो वही जानता है जो उसके उसमें उसके जंगल में फंसा हो जो। अदरवाइज बाकियों को तो लगता है कि हाँ ठीक है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब तो हो ही जाएगा। लेकिन जो एक बार इसको चखा है वो जान जाएगा कि वो नर्क में आ चुका है वो। ठीक है। इम्पैक्ट क्या है बैकलॉग का? इम्पैक्ट, डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस। डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस, समय से मिल नहीं रहा है, अमाउंट टू डिनायल ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। अगर टाइमली नहीं मिल रहा है जस्टिस, मतलब वो इनजस्टिस ही है वो। वायलेट द राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये जो कि राइट है, फंडामेंटल राइट है ये, कि स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए हर किसी को, जिसके ऊपर भी कार्रवाई होना है, जल्दी से उसके ऊपर ट्रायल हो, उसका उसको कन्विक्ट किया जाए, ना कि उसको जेल में रख के 1 साल और फिर उसके ऊपर जजमेंट आए कि भाई तुम तो बेगुनाह थे। ठीक है। तो फ्री ट्रायल, जो राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है, उस वो चीज नहीं हो पा रहा है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सोशल कॉस्ट। अब भाई ठीक है, बैकलॉग है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है। देखो, क्रिमिनल को भी पता है ना कि मैं आज क्राइम करूंगा तो मेरे ऊपर सुनवाई होते होते, जो भी होते होते, मेरे को बहुत डिले होगा इस सब चीज में। मेरे को बेल मिल जाएगा, ठीक, पहला चीज तो मेरे को बेल मिल जाएगा, मेरे पे कार्रवाई होते रहेगा, बाद का बात है। अभी बिहार इलेक्शन में देखे थे कि जो वहाँ एक मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी था बिहार का, उसमें उसको मीडिया वाला पूछ रहा है कि जंगल राज तो अभी भी है, तो बोलता है अभी हम तुमको मार देंगे तो फिर तुमको क्या क्या कर लेगा पुलिस और क्या कर लेगा वो। वायरल हो रहा था वीडियो, जर्नलिस्ट को पूछ रहे थे तो वो है कि डर नहीं है लॉ को लेके, पता है कि भाई डिले होना है सब चीज में, जुडिशरी अपना कैपेसिटी में ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ को कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, रूल ऑफ लॉ पे भरोसा नहीं बनता है पब्लिक का। सोशल कॉस्ट और क्या है? जुडिशियल डिले होने से क्या होता है? इंक्रीजिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी इंक्रीज कैसे कर रहा है कि अब तुम एक बार चक्कर में पड़ जाओ, तुम एडवोकेट का चक्कर में, तुम्हारा खून चूस लेगा वो। इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वही बात है, जान रहा है जुडिशियल डिले है, जब तक कुछ होते रहेगा, सुनवाई चलते रहेगा, तब तक इधर और 2-4 मर्डर करके निपटा दिए रहेगा। इरोड फेथ इन द रूल ऑफ लॉ, अब यही सब कारण है कि रूल ऑफ लॉ से भरोसा उठते जा रहा है। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन, बढ़ता जा रहा है प्रिजन, प्रिजन रिफॉर्म का भी बात चल रहा है बहुत समय से, कुछ भी उसके ऊपर कुछ ऐसा ठोस नहीं काम हुआ है। एज पर द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025, 76% आर अंडर ट्रायल। प्रिजन में जो 76% है वो लोग अंडर ट्रायल है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 बोल रहा है, विच इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट, और ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है ये। और फंडामेंटल राइट भी वायलेट कर रहा है, कैसे? बता दिया, स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जुडिशियल पेंडेंसी, अगर केस अगर पेंडिंग है बहुत सारा, डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिस्करेज फील करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होता है। ठीक है। डिक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। जुडिशियल डिले कॉस्ट इन इंडिया अप्रोक्स 1.5% ऑफ जीडीपी। जुडिशियल डिले की वजह से 1.5% का जीडीपी में नुकसान हो रहा है, मैंने जीडीपी का 1.5% का नुकसान हो रहा है हर साल। क्या क्या कर सकते हैं? एक ऐप है जस्ट इस, जस्ट आई एस, फॉर इफिशिएंट कोर्ट मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना ये। क्या कर सकते हैं? कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इफिशिएंट होगा, टाइम बहुत कम लगेगा पेपर वर्क में। इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक को इंट्रोड्यूस करो, जो कि क्रिमिनल लोग के लिए रखा गया था, जो भी क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का बात चला था। जेल अदालत की, जेल में ही अदालत रहेगा, और वहां पे जो भी अंडर ट्रायल है उनके ऊपर जल्दी से सुनवाई हो, अगर वो कन्विक्ट है तो कन्विक्ट किया जाए, नहीं तो उनको जल्दी से बेल दिया जाए, क्लियर किया जाए उनका केस। ठीक। एंड प्ली बार्गेनिंग, वही प्ली बार्गेनिंग मतलब कि तुम गलती हो कि नहीं पूछा जाएगा, अगर वो मान लेता है तो उसको 2 साल कम कर दिया जाएगा, उसको 3 साल के लिए, जैसे 5 साल का सजा है, और वो मान लिया जल्दी से कि हाँ मैं किया हूँ क्राइम, उसको 3 साल का सजा देके उसको बोला ठीक है 3 साल सजा काट लो, 1 साल तुम काट लियो और 2 साल काट लो और चले जाओ यहाँ से। ये सब सिस्टम बोला जा रहा है किस लिए? ताकि पेंडिंग को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट लॉन्च एन ऐप, एक ऐप सुप्रीम कोर्ट भी लॉन्च किया था, एन स्टेप है इसका फुल फॉर्म। एग्जाम हॉल में तुम खाली एन स्टेप भी लिख के आओगे, एग्जामिनर तुमको नंबर देंगे। ठीक है। इसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, उतना में तुम्हारा 2-3 लाइन खत्म हो जाएगा। तो एन स्टेप एक ऐप है फॉर एक्सपीडियस सर्विस ऑफ नोटिस एंड समन। किसी को नोटिस भेजना है, किसी को समन देना है, तो होता क्या है अभी, कैसे क्या होता है कि कोर्ट वहां से भेजेगा, तो कोई आदमी पुलिस या कोई लेके आएगा, तुमको पहुंचा के जाएगा तुम्हारे घर पे या तुम्हारे वर्क प्लेस पे, कि तुम्हारे अगेंस्ट नोटिस आया है, कि तुम्हारे अगेंस्ट समन आया है, ऐसा होता है। लेकिन अब क्या है कि ऐप से है एन स्टेप,
तुम्हारा नंबर रजिस्टर्ड रहेगा, उस पर तुमको मैसेज भी आएगा, ऐप में भी अपडेट हो जाएगा, तुम देख लो कि हाँ मेरा अगला जो समन है इस तारीख को है। क्या हो रहा है? इफिशिएंट कर रहा है मैनेजमेंट सिस्टम। जन विश्वास 2.0 लाया था, कुछ भी मैंने ऐसा था कि बहुत सारा चीज के लिए ना क्रिमिनलाइज किए हुए थे थ्रेड रूल्स वगैरह। तो क्रिमिनलाइज किए हुए तो सबको डिक्रिमिनलाइज किया गया, नेशनलाइज किया है कि हाँ इन चीजों को क्रिमिनलाइज नहीं करना है, डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं। सर्टन ऑफेंस एंड पेनल्टीज होगा क्या इससे? जो एक्सेसिव केस वगैरह आ रहे थे कोर्ट में वो आना बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिहार गुजरात में बिहार गुजरात में तुम्हारा अल्कोहल बैन है, ठीक? तो हाईकोर्ट क्या बोला कि तुम जो इतना जो लॉ मेकर हैं, इतना मैंने हाफाजाडली अल्कोहल जो एक्ट है जो वो लोग पास किए, जो भी कि अल्कोहल बैन करना है, वो इतना हाफाजाडली किया गया, हाफ हार्टेडली किया गया है कि उसकी वजह से जो प्रिजन है भरते जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ये हाईलाइट किया था, इस वजह से प्रिजन भरते जा रहा है। मतलब कि जो लॉ भी बन रहा है किसी को क्रिमिनलाइज करने के लिए, वो रैशनल होना चाहिए। नहीं तो क्या होता क्या है कि एक्सेसिव केस, जुडिशियल डिले बढ़ते जा रहा है, बैकलॉग बढ़ते जा रहा है कोर्ट में। ये पटना हाईकोर्ट मैंने एकदम रो रो के उसको ये किया था, हाईलाइट किया था कि भाई देखो ये चीज बहुत गलत है। तुम ऐसा लॉ बना दिए हो जिससे हर कोई आ जा रहा है अल्कोहल के केस में जेल के अंदर, ठीक है? पर इतना तुम एम्बिगुअस और इतना तुम वेग बनाए हो कि पुलिस किसी को भी उठा रहा है और किसी भी कारण से उसको बता दे रहा है कि नहीं ये अल्कोहल ट्रांस ये कर रहा था, कुछ भी कर रहा था जो कि बैंड है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो था पटना का, वो उसको डांटा था लॉ मेकर को। इतना ज्यादा मैंने इरेशनल लॉ बना रहे हैं तुम लोग की, इसकी वजह से बैकलॉग बढ़ते जा रहा है कोर्ट में, ओवर बर्डन होते जा रहा है जुडिशरी, ठीक है? ये सारे तुम्हारे स्टेप्स हैं। और क्या वे फॉरवर्ड कुछ? एड्रेस द वैकेंसी। वैकेंसी को पहले तुम भरो भाई। जजेस का रिक्वायरमेंट है तुम्हारा 50 जजेस पर मिलियन, और तुम रखे कितना हो? 15 जजेस पर मिलियन। वैकेंसी फुलफिल करो। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंट्रोड्यूस करो। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? जजेस फिक्सेशन फॉर्मूला बनाओ कि हाँ इतना जजेस इतना लोग के लिए होने चाहिए, और इसी लेवल पे इसी लेवल का जज होना चाहिए। स्ट्रेंथन द एडीआर। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। पढ़े थे हम, कब पढ़े थे? एसओपी जब पढ़े थे, सेपरेशन ऑफ पावर चैप्टर 3 पढ़े थे, तो वहां पे एडीआर के बारे में बताया था मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताया था मैं। उसको बोल रहा है कि वो फास्ट ट्रैक मैंने फास्ट करता है ना, फ्लेक्सिबल है वो, लो कॉस्ट है। तो बोल रहा है कि वो ये बहुत जल्दी जल्दी केसेस को खत्म करेंगे। इनिशिएटिव लाइक ग्राम न्यायालय, मोबाइल विलेज कोर्ट, ये सब तुम पढ़े हो प्रीलिम्स के लिए। ग्राम न्यायालय, कचहरी, ठीक है, ग्राम कचहरी, फैमिली कोर्ट, लोक अदालत, ये सबको इनिशिएटिव को और प्रमोट किया जाए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रेकमेंडेड फॉर ई कोर्ट। ये कमेटी जो था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो ई कोर्ट लाने का बात किया था, तो ये भी वेयर फॉर्ड में लिख सकते हो। 13th फाइनेंस कमीशन रेकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर। एक कोर्ट मैनेजर होना चाहिए जो इफिशिएंटली कोर्ट का जो भी काम है, पेपर वर्क है, जो भी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको प्रोफेशनली हायर करे कोर्ट, और स्मूथली चलाए कोर्ट को। 13th फाइनेंस कमीशन बोला था। अब ये चार पांच कुछ है, तुमको जो एग्जाम्पल में याद आ जाए दो तीन लिख देना जगह देख के। ज्यादा जगह रहेगा तो चारों लिखना, कम रहेगा तो दो लिखना, लेकिन लिख के आना वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन, नीड टू रिड्यूस द जुडिशियल डिले टू इंक्रीज द पब्लिक ट्रस्ट। सही बात है, जुडिशियल डिले कमेगा, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। एज फॉर्मर सीजीआई बोबडे said, public trust is only legitimate source of power for judicial system। पब्लिक ट्रस्ट जो है वो सिर्फ लेजिटिमेट सोर्स है पावर फॉर जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक ट्रस्टी, अगर पब्लिक का ट्रस्टी खत्म है जुडिशियल सिस्टम पे, तो सिस्टम ही नहीं बचेगा, फिर दौड़ा दौड़ा के मारेगा सब, ठीक है? तो ये था तुम्हारा जुडिशरी का। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक, वुमेन रिप्रेजेंटेशन दो, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस तीन, ठीक है? ये तीन टॉपिक मैं कल करा दूंगा। इसके साथ और एक्स्ट्रा जो नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, शायद से आरपीए स्टार्ट करेंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट करेंगे, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देख लेंगे कल, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। हो गया आज का इतना। इसका डाउट है तो बताओ। कमेंट